यूपी बोर्ड का वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जो कि पिछले 5 वर्षों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए। जो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सीधे तौर पर हम लोग उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर में ऐसी स्थिति अभी देखी जा रही है जिसको हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। क्लास 12वीं का यूपी बोर्ड का वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जो कि पिछले 5 वर्षों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए। हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को शामिल कर रहे हैं और इसी ढंग से हम लोग आगे चल करके लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर भी बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो आपके लिए है, और नहीं तो यहाँ पर उन बच्चों को भी हम सजेस्ट कर देते हैं जो बच्चे एनसीईआरटी के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखते हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। कई बच्चे जो है बराबर इस चीज को पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न में से जो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सीधे तौर पर हम लोग उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। डिटेल में सारी चीजें होगी और एक एक करके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो चैट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है? तो चलिए भाई, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सो यहां पर ध्यान रखना इस बात को कि हम लोग केवल और केवल लघु उत्तरीय प्रश्न को शामिल कर रहे हैं जिसे 2 अंक के सवाल में पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न 2 अंक तक के होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला सवाल, और ये किस अध्याय से है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, ये दूसरे अध्याय से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूरक वस्तु यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, किसे कहते हैं? तो भैया यहां पर देखोगे, यानी कि पूरक वस्तु वो वस्तु होता है जो किसी दूसरी वस्तु के साथ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि अभी देखोगे, हम पीछे जो है वो डिजिटल पैनल देख रहे हैं, यहां पर स्टाइलस, ये आपस में दोनों क्या है? पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक इसी प्रकार से चाय और चीनी क्या होता है? आपस में पूरक वस्तु होता है। कलम और कॉपी आपस में पूरक वस्तु है। इस तरीके से आप बहुत सारे पूरक वस्तु का उदाहरण जानते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, परिभाषित कैसे करना है। कह रहे हैं कि वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाई जाती है उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल मांगता है ना, तो यहां पर देख लीजिए, कार और पेट्रोल एक दूसरे का पूरक वस्तु है। अब कोई बच्चा कहेगा सर कार तो डीजल से चलता है, तो फिर डीजल और कार ले लीजिए, ये पूरक वस्तु है। डीजल सर नहीं यूज करते, आजकल हम लोग बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रिक कारें आ गई है, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी और कार एक दूसरे की यहां पर पूरक वस्तु होगी। जिस प्रकार से मोबाइल और सिम कार्ड आपस में पूरक वस्तु है, समझ गए? तो यहां पर कहेंगे कि वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाई जाती है उसे हम पूरक वस्तु या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। जैसे मैंने कहा कार और पेट्रोल, इसी प्रकार से चीनी और चाय, ठीक है? ये आपस में क्या है? पूरक वस्तु है, ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा जो सवाल है ये आप कह लीजिए कि अध्याय 9 से संबंधित है, ठीक है? अध्याय 9 से संबंधित है, जहां हम लोग भुगतान संतुलन या फिर भुगतान शेष की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? देखिए, एक देश दूसरे देश से अगर आर्थिक लेन देन करता है, 2 देशों के बीच में आर्थिक संबंध स्थापित है, तब हम इसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो हमने इसको क्या कहा? ओपन इकोनॉमी या फिर खुली अर्थव्यवस्था। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? कह रहे हैं कि खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। यानी कि जब 2 देश आपस में आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तब हम उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे ये मान लो अपना है भारत, प्यारा सा भारत, और यहां पर हमने कोई दूसरा देश ले लिया, मान लीजिए कि यह है जापान, ठीक है ना? अब ये दोनों देश
इस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, लेन देन करेंगे आपस में, तो हम यहां पर कहेंगे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। क्या हो रहा है, निर्यात, यानी कि हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट। और दूसरे देश का सामान हम खरीद रहे हैं, तो ये कहलाता है इंपोर्ट। तो इस प्रकार से संबंध कैसा बना, तो संबंध बना आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर कह लीजिए दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध स्थापित है, दोनों देश आपस में आयात निर्यात करते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, तो हम इसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र को तटस्थता वक्र, समसंतुष्टि वक्र, इन नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम उपभोग संभावना वक्र भी कहते हैं। तो ये दूसरे अध्याय से संबंधित है, इसे आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, ये दूसरे अध्याय से संबंधित है। मैं यहां पर आपको बार बार चैप्टर क्यों बता रहा हूं, मालूम है आपको? अगर किसी बच्चे को लगता है कि इस कंसेप्ट को हमें गहराई से जानना है, तो वन शॉट कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर मैंने बताया हुआ है, जाकर के जरूर देख लेना अगर गहराई से चाहिए तो। फिलहाल हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के तौर पर देख रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा जिस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जामिनेशन में। ध्यान रखो, कैमरे की इस पार समझ लेना आपका बड़ा भाई है, जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं, ये उदासीनता वक्र हमने क्या कि तटस्थता वक्र के नाम से जाना जाता है, समसंतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है, उपभोग संभावना वक्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, आइसो सेटिस्फैक्शन कर्व कहते हैं। तो ये है क्या दरअसल, देखो मान लो कि मम्मी ने दो वस्तु कोई लेने के लिए भेजा बाजार में, आप सामान लेने के लिए गए बाजार, दो वस्तुओं में से जो आपको ज्यादा लेने का मन किया ज्यादा लिया, किसी वस्तु को कम खरीदने का मन किया कम खरीद लिया। तो यहां पर आप समझिएगा कि बाजार में हम दो वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा संयोग आप तैयार कर सकते हैं कि चलो इसकी मात्रा इतनी, इसकी इतनी ले लेते हैं, खुशी खुशी घर लौट जाएंगे। फिर आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि नहीं नहीं नहीं, एक की मात्रा बढ़ा लेते हैं, दूसरी की मात्रा कम कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग संयोग बनते हैं उपभोग के लिए। तो देखिएगा ये वक्र दरअसल में कैसे बनता है, पहले वक्र को समझिए। ये वक्र इस प्रकार से बनेगा, एक तरफ आप लिखेंगे एक वस्तु का नाम, y अक्ष पर y वस्तु का नाम मैंने लिख दिया, और x अक्ष पर हम x वस्तु का नाम लिख दिए। अब ये जो है समसंतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है, और इसका शेप जनरली जो है ना वो कन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है। ये है हमारा मूल बिंदु, क्या है ये, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ओरिजिन। और ये हमारा जो आईसी है इसी को बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र, समसंतुष्टि वक्र। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये पहला संयोग मान लीजिए, इसी प्रकार से यहां पर दूसरा संयोग, ये रहा तीसरा संयोग, ये चौथा संयोग। इस तरह के कई सारे संयोग इस पर बन सकते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखोगे, ये बता रहा है कि अगर हम x वस्तु की इतनी इकाई खरीद रहे हैं और y की इतनी, अब इतनी इतनी कहने का मतलब क्या है, मैं इंडिकेट कर देता हूं, x वस्तु की 1 इकाई और y का मान लो कि हम 10 इकाई खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो x वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 से 2 कर देते हैं मान लो। समझना जरा कंसेप्ट क्या कह रहा है। तो हमने यहां पर 2 इकाई कर लिया, लेकिन जैसे ही हमने x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया, y वस्तु की मात्रा हमें कम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो देखिए पहले हम 10 इकाई खरीद रहे थे y वस्तु, अब हम कुछ ना कुछ कम कर देंगे। मान लीजिए कि हमने यहां पर 6 कर दिया, यानी कि इसमें कमी कितने का हुआ है, 4 इकाई का कमी हुआ है। तो हम इस वाली कमी को क्या बोलते हैं, इसी वाली कमी को यहां पर बोलेंगे MRS। यानी कि ध्यान दोगे, जैसे ही हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो y वस्तु की हम कितनी मात्रा का त्याग किए, यहां पर 4 इकाई का त्याग हुआ है। तो त्याग की इस दर को सीमांत अवसर लागत कहते हैं, सॉरी हाँ, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, अवसर लागत नहीं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। यानी कि फिर से सुनो, जब हम x वस्तु की 1 इकाई मात्रा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम y वस्तु की कितनी मात्रा को कम कर दिए,
ठीक है ना। तो यहां पर जितना मात्रा कम हुआ है उसी को दरअसल हम लोग प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर अगली बार क्या होगा, ध्यान से देखना एक एक चीजें। जैसे मान लो फिर हमने यहां से 2 से कर दिया 3, तो जैसे ही हम x वस्तु की मात्रा में वृद्धि किए y की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। और यहां पर यह मान करके चलिए कि हमने कितना कम किया था, 4 इकाई, लेकिन इस बार कितना यहां पर कम कर रहे हैं हम, 3 इकाई, तो 3 पर आ गए। अब कहोगे कि सर यहां पर 3 इकाई त्याग हुआ जबकि पहले 4 इकाई त्याग हो रहा था। बिल्कुल इसी वजह से तो कह रहे हैं कि हमारा जो ये उदासीनता वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये उदासीनता वक्र असल में है क्या, कह रहे हैं कि ये संयोग उपभोक्ता खरीदे या फिर ये फिर ये या फिर ये, किसी भी संयोग को उपभोक्ता खरीदे, उपभोक्ता को मिलने वाला क्या है, समान स्तर का संतुष्टि, यानी कि जितना संतुष्टि ए पर मिलेगा उतना ही संतुष्टि बी पर, उतना ही संतुष्टि सी पर, उतना ही डी पर, और भी अगर संयोग है तो एक ही उदासीनता वक्र पर जितने भी संयोग बनते हैं वो उपभोक्ता को देता है समान स्तर का संतुष्टि। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको समसंतुष्टि वक्र कहते हैं। और उत्तल होने के पीछे कारण क्या है कि जैसे ही हम x वस्तु की 1 इकाई मात्रा बढ़ा रहे हैं y का त्याग पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। देखिए जैसे हमने फिर से यहां पर 1 इकाई मात्रा बढ़ाया तो y की मात्रा में कितनी की कमी आई है, 3 इकाई का। पहले कितना कमी आया था, 4। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर MRS घटते जा रहा है। पहले 4 कम किए थे, अब 3 कम किए, इसी प्रकार से अगली बार 2 कम कर सकते हैं। मान लो यहां पर दिखाने के लिए हमने ले लिया इसको भी। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं, लो तो हमने यहां पर जैसे ही 4 इकाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा इस बार, मान लीजिए कि यहां पर 2 इकाई कम हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर पहले 4 इकाई कम हुआ, फिर 3 इकाई, फिर 2 इकाई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम x वस्तु की मात्रा 1 इकाई बढ़ा रहे हैं y की मात्रा को कम कर रहे हैं, लेकिन कम पहले के अपेक्षा और भी कम त्याग किया जा रहा है। पहले 4 इकाई त्याग हुआ, फिर 3, फिर 2, तो त्याग की दर चूंकि घटते जा रही है, इसका मतलब MRS घटते जा रहा है। और MRS के घटने की वजह से ही ये उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उत्तल होता है। अब परिभाषा कैसे लिखोगे, कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं का बात हमने किया है, 2 वस्तुओं का, x वस्तु y वस्तु, ये दोनों ही वस्तुओं का कुछ ना कुछ मात्रा खरीदना है। x वस्तु की 1 इकाई खरीद रहे हैं, y का 10 इकाई, हम खुश हैं। यहां पर फिर हम 2 इकाई खरीदे और इसका 6 इकाई खरीदे, तब भी हम खुश हैं। अगर हम संयोग C खरीदे, इसका मतलब x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 3 इकाई, हम तब भी खुश हैं। हमारी खुशी का ठिकाने में कोई कमी नहीं आया है। जितना हैप्पीनेस यहां पर था, हमारी जितनी खुशी यहां पर थी, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, यानी कि हर एक बिंदु पर उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि मिलता है। और केवल कितनी वस्तुओं की बात किया है, 2 वस्तुओं का। तो लिखोगे कैसे कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, इसको संयोग बोलते हैं क्योंकि यहां ये x वस्तु की मात्रा को दिखा रहा है, y वस्तु की मात्रा, x की मात्रा दिखा रहा है, y की मात्रा, तो इसी वजह से इसको संयोग बोलते हैं। आप इसे उपभोग संभावना भी कह सकते हैं। तो कहे कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या संभावनाओं को दिखलाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि प्राप्त होता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन गेन होता है। बातें क्लियर हो गई होगी। और इसी वजह से हम इसको सम संतुष्टि वक्र यानी कि आइसो सेटिस्फेक्शन कर्व कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्य ह्रास क्या है, यानी कि डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है भाई, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ पूंजीगत वस्तुएं लगी होती है जिसे हम लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जो है वो प्रयोग में लाते हैं। अब उत्पादन की प्रक्रिया में सोचो, लंबे समय तक अगर कोई ऐसी वस्तु लगी हो जिसे हम समझते हैं स्थिर परिसंपत्ति, फिक्स्ड एसेट, और उस फिक्स्ड एसेट में समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास उत्पन्न होता है। असल में उसी को यहां पर परिभाषित करना है। तो इसको हम लोग घिसावट व्यय भी कहते हैं, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो घिसावट व्यय का मतलब है किसी स्थिर संपत्ति का, किसी स्थिर परिसंपत्ति का या फिर संपत्ति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी। अब सीधे तौर पर बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे, पूरे कंसेप्ट याद रहेंगे।
स्थिर परिसंपत्ति जो हम उत्पादन की प्रक्रिया में लगाए हुए हैं उसका समय के साथ मूल्य में ह्रास होता है। क्यों सर? देखो, आज के जमाने में अगर आपने कोई ऐसी वस्तु खरीदा है, ठीक है ना, जिसका कीमत मान लीजिए कि 12,000 रुपये है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 12,000 रुपये है। अब वो मान लीजिए कि 1 साल तक चलेगा, ठीक है, 1 साल तक चलेगा मीन्स 12 महीने चलेगा। प्रत्येक महीने के हिसाब से देखोगे कितने का मूल्य ह्रास उत्पन्न होगा, तो आप उससे डिवाइड कर लो। तो इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हो कि सर प्रत्येक महीने ना 1,000 रुपए का मूल्य ह्रास उत्पन्न होगा। हाँ, बस यही तो है। तो ये एक्चुअल में देखें तो एक अनुमान होता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक अनुमान होता है। तो कह रहे हैं कि घिसावट व्यय का अर्थ है कि किसी संपत्ति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी। बस इस लाइन को ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर। आमतौर पर उन परिसंपत्तियों पर लागू होता है जिनका उपयोग लंबे समय तक, दीर्घ काल तक होता है, जैसे कि मशीनरी, वाहन, उपकरण, भवन, ये सभी जो है वो स्थिर परिसंपत्ति के तौर पर शामिल किए जाएंगे। कह रहे हैं कि जब संपत्ति का उपयोग किया जाता है तो उसका मूल्य धीरे धीरे घटता है क्योंकि पुरानी हो जाती है और उसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता पहले की अपेक्षा घट जाती है। अब समझ आया? हम लंबे समय तक उत्पादन की प्रक्रिया में कोई स्थिर परिसंपत्ति इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे तो बिल्डिंग हो, मशीनें हो, ये समय के साथ अपने मूल्य को छिन्न करती है, समय के साथ इनका मूल्य घटता है, ठीक है ना। तो असल में उसी को यहां पर परिभाषित करना है। आप इसे घिसावट व्यय कहिए या फिर मूल्य ह्रास कहिए, सेम बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सीमांत उत्पादन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो देखिए, हमने तो मान लो बहुत सारा चीज उत्पादन किया, कितनी इकाई? मान लो 50 इकाई उत्पादन किया, उससे यहां पर मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई जो आपने उत्पादन किया है, सुनना ध्यान से। अब साधन की हम मान लो एक अतिरिक्त इकाई लगाते हैं जो कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन चाहिए, है ना। अब यहां पर ऐसे एग्जांपल दे देते हैं सीधे आपको। मान लो कि 10 लेबर मिल करके कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्ट पहले दे रहे थे 100 यूनिट, 100 इकाइयां। अब हमने एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, एक लेबर बढ़ा दिया, यानी कि कुल अब 11 लेबर काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कुल उत्पादन मान लीजिए कि 120 इकाई हो गया। 120 इकाई उत्पादन हो गया। क्यों? पहले तो 100 ही हो रहा था। तो आप कहोगे कि सर यहां पर तो लेबर आपने एक बढ़ा दिया है। बिल्कुल। तो हमने जैसे ही यहां पर परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन का मतलब होता है ऐसे साधन जिसे हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसमें एक सटीक उदाहरण ले लीजिए, श्रम यानी कि लेबर। तो लेबर की मात्रा हमने एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाया और उसकी वजह से कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुआ, कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुआ वो कितना है? 20 इकाई है। तो यही 20 हमारा कहलाएगा सीमांत उत्पाद। सर कुछ समझ नहीं आया, किसी किसी बच्चों को ऐसा लग सकता है, मैं जानता हूं। तो मैं ऐसे करता हूं, मान लीजिए 10 लेबर ने कितना काम किया है? 100 यूनिट। एक और बढ़ा दिए, तब उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा। तो अकेले उसने कितना उत्पादन किया? आप कहोगे सर 20 इकाई। सर पता कैसे चला कि अकेले लेबर ने 20 इकाई काम किया है? देखो भैया, वैसे तो हम इसको अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बता सकते हैं ना कि 10 लेबर पहले तो अगर 100 यूनिट काम कर रहे थे तो एक एक्स्ट्रा आने की वजह से ही तो कुल उत्पादन 120 हुआ है। तो 20 इकाई वहां पर एक्स्ट्रा किसकी वजह से उत्पादन हुआ? तो ये मान लेते हैं कि अगला जो लेबर लगा है उसी की वजह से उत्पादन हुआ है। तो यहां पर आप कह लीजिए कि एक अतिरिक्त लेबर जो लगाया उसकी वजह से जो कुल उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला है वही हमारा सीमांत उत्पादन है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो कह रहे हैं कि एक अतिरिक्त इकाई, है ना, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है उसे ही हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो क्या केवल इसमें हम लोग वृद्धि देख सकते हैं, कमी नहीं? कमी को भी दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है कुल मिलाकर के 11 लेबर, ठीक है ना, और उस वक्त कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 120। ये लिया था ना अभी। अब एक लेबर मान लो कि हमने घटा दिया, यहां पर लेबर की संख्या क्या हुई? कम ही हो गई। कमी हो गई तो नेगेटिव में दिखाएंगे। एक इकाई हमने लेबर कम कर दिया, पहले 11 था अब 10 है, यानी कि एक इकाई लेबर कम हुआ है। तो वहां पर उत्पादन घटेगा, स्वाभाविक सी बात है, और उत्पादन घट करके हो गया मान लीजिए यहां पर 100 यूनिट। अब क्या कहेंगे
कि पहले 11 लेबर मिलकर के 120 इकाई उत्पादन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक लेबर को हटा दिया तो उत्पादन 20 इकाई घट गया। कितना घट गया? 20 इकाई घट गया, इसलिए हम लोग नेगेटिव में दिखा रहे हैं। और कितना घटा? 20 इकाई। तो यही 20 हमारा फिर सीमांत उत्पादन होगा। बात समझ आया? तो यहां आप ऐसे कह सकते हैं कि केवल और केवल एक लेबर को बढ़ाने से या एक लेबर को घटाने से कुल उत्पादन में कितना वृद्धि या फिर कमी हुआ है ना, केवल एक लेबर की वजह से, तो उसका हम लोग जो उत्पाद निकालेंगे वही कहलाएगा सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है ना? अब इसके सूत्र आप इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता। सो यहां पर इस सूत्र का आप वैल्यू समझो क्या है, आपको यह भी मैं बता देता हूं और ऊपर वाला भी बता देता हूं। यहां पर देखेंगे तो मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूं आपको कि MP है मार्जिनल प्रोडक्ट, TPN माइनस TPN-1। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, यहां पर टोटल प्रोडक्ट तो निकालना है कितने लेबर पर, मान लो 11 लेबर है, ठीक है। हमने टोटल लेबर फिर से, टोटल प्रोडक्ट फिर से लिख दिया, लेकिन यहां पर n का मतलब कितना ले चुके हैं हम? 11, तो फिर से रखेंगे 11 माइनस कितना बोल रहा है? 1। तो देखिएगा यहां पर कितना आने की हो गया? TP11 माइनस TP11 माइनस 1 यानी कि 10। अब इसको हल करते हैं, देखना जरा ध्यान से। TP 11 लेबर लगाने से कितना था? 11 लेबर लगाने से TP था 120 यूनिट, हमने लिख दिया 120। 10 लेबर पर कुल उत्पादन कितना था? तो 10 लेबर का कुल उत्पादन था 100 यूनिट, तो हमने लिख दिया 100। क्लियर है ना? तो यहां पर कितना निकला? 20। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर टोटल लेबर जब 11 थे तब मिलाकर के जो है वो लोग उत्पादन कर रहा था 120 इकाई, और केवल 10 लेबर कितना उत्पादन कर रहा है? 100 इकाई। तो यहां पर दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 20। तो यही कहलाएगा दरअसल सीमांत उत्पाद। कैलकुलेट ऐसे करेंगे। अब इसको समझो, ये क्या है इसको समझिए। हमने यहां पर कह दिया ये है डेल्टा टीपी। डेल्टा टीपी का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है देखो परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या? परिवर्तन, और टीपी लिखा हुआ मतलब कुल उत्पाद में परिवर्तन। किसकी वजह से? लेबर की मात्रा में परिवर्तन की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे लेबर में परिवर्तन कितना, डेल्टा एल का मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है? 1। यहां पर भी परिवर्तन कितना था? 1। ये माइनस प्लस को आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये समझना है परिवर्तन कितने का हुआ है? 1 का हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे 1। और यहां पर परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टा टीपी कितना है? तो डेल्टा टीपी यहां पर भी देखो 20 है, यहां पर भी देखो 20 है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लेंगे? भैया देखो उत्पादन तो वैसे माइनस में नहीं होता, लेकिन आप जानना चाहते हो तो मैं बता ही देता हूं। देखो अगर मैं गलती से यहां पर माइनस भी ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी माइनस लेने पड़ेंगे। इसका भाई दोनों में माइनस लगा हुआ है, एक इकाई यानी कि लेबर कम हुआ है, तो 20 इकाई उत्पादन भी तो कम हुआ है। तो आप समझना जरा, हमने यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस किया है, दैट मीन्स कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? समझ पाए? तो इसलिए माइनस हम यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोनों सूत्र लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं। हम तो कहते हैं दोनों को ही लिख दीजिए, है ना। एक छोटा सा जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताता हूं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब बताओ इससे बढ़िया डेफिनेशन कहां मिलेगा? इतने छोटे लाइन में पूरी चीजें बता दी गई है, पूरा का पूरा ये मैथमेटिकल टाइप से डेफिनेशन है, ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। हो गया, कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे लागत फलन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। लागत फलन का मतलब है, देखिए लागत यानी कि हमारा पैसा खर्चा कब होता है। आप एक उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर है मान लीजिए, आप उत्पादन का काम करेंगे, किसी वस्तु या सेवा को बनाने का काम करेंगे, तो आपको उत्पादन का साधन लगाना पड़ेगा। उत्पादन के साधन पर कुछ ना कुछ आपका पैसा खर्चा होगा। तो ये उत्पादन के साधन क्या होते हैं? देखो अभी हम यहां पर सेवा उत्पादन कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे पास ये देखो स्टाइलस है जो कि हमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है सेवा उत्पादन करने में।
ये देख लीजिए, ये भी मुझे उत्पादन करने में मदद कर रहा है। तीसरे डिजिटल पैनल लगा है, ये भी हमें उत्पादन करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा लाइट भी उत्पादन करने में मदद कर रहा है। सामने कैमरा, ये भी उत्पादन करने में मदद कर रहा है मुझे। माइक, ये भी उत्पादन करने में मुझे मदद कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अभी उत्पादन का साधन है। ठीक इसी प्रकार से किसान के लिए क्या होता है, हल बैल, ट्रैक्टर, भूमि, है ना, बीजों पर खर्च, है ना, बीज आने की कह लीजिए, तो ये सब उसके लिए उत्पादन का साधन होता है। अब जानो यहां पर कि हम कह रहे हैं कि उत्पादन के लिए आपको उत्पादन के साधन लगाने पड़ेंगे। फिर कह रहा है कि लागत फलन असल में है क्या। तो देखो, उत्पादन और उत्पादन लागत के बीच में फलनात्मक संबंध को लागत फलन कहेंगे। यानी कि उत्पादन जो कुछ आपने किया है और उत्पादन लागत जो कुछ भी आपका खर्च आया है, उन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को हम लागत फलन कहते हैं। हमें सर्विस तैयार करने में जितने भी साधन लगे, इन सभी साधनों पर कुछ ना कुछ हमारा खर्चा भी हुआ होगा, और असल में हमारा जो सर्विस प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, इसी को हम लोग यहां पर लागत फलन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब कॉस्ट जो है ना, वो फंक्शन है किसका, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का। कॉस्ट जो है यानी कि लागत जो है वो फलन है किसका है, आउटपुट का है। तो Q का मतलब यहां पर क्या है, आउटपुट। हम यहां पर लिख देते हैं वेयर, यानी कि जहां। C इक्वल टू क्या है, तो कॉस्ट है, यानी कि लागत है, उत्पादन लागत भी आप इसको कह सकते हैं। Q का मतलब क्या है, तो आउटपुट है, ठीक है ना, यानी कि उत्पाद है या फिर उत्पादन है। तो इस बात को आपने समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब यहां पर हम आपको यह कह सकते हैं कि क्या हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ेगा कि नहीं। सर बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा अगर उत्पादन करते हैं तो ज्यादा आपको देर तक साधन का उपयोग करना होगा या फिर प्रयोग करना होगा, और जितनी ज्यादा देर तक आप साधन का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर उत्पादन लागत अभी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, हालांकि बहुत सारे कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर जो हमारा खर्च जाएगा वो अगर हम कम समय तक के लिए रिकॉर्ड करेंगे, कम बिजली खपत होगी, है ना, खर्चे कम आएंगे। ज्यादा लंबे समय तक हम उत्पादन करेंगे, है ना, तो हमारे खर्च भी ज्यादा होंगे। मतलब कि अगर हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहें या फिर बढ़ाने की कोशिश करें तो लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन की मात्रा को कम करें तो लागत भी घटेगा। दैट मीन्स कि कह सकते हैं उत्पादन और लागत के बीच में कैसा संबंध है, उत्पादन और उत्पादन लागत के बीच में कैसा संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निवेश गुणक से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना तो इतना आसान क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि निवेश गुणक से क्या अभिप्राय है। तो निवेश गुणक का मतलब होता है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में परिवर्तन किया तो निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में कितना परिवर्तन हुआ। समझ पाए? तो यहां पर देखिएगा, निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। समझ आया? नहीं, देखो हमने यहां पर कह दिया, पहले आप निवेश मान लो नहीं कर रहे थे, अब आपको दिखा फायदा और इसके मकसद से ही आपने 1000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिया। 1000 रुपये तो लगाया पैसा, किस लाभ, किस उद्देश्य के साथ, लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ, लेकिन कमाई कितनी हो गई, तो ये 4000 रुपये हो गई। देखो 1000 रुपये मात्र खर्चे किए थे आपने, 1000 रुपये निवेश किया था आपने, लेकिन 4000 रुपये की कमाई हो गई, यानी कि 4 गुना ज्यादा कमाई हुई है। तो यही कहलाएगा आपका क्या, मल्टीप्लायर। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि उदाहरण से समझाइए, तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नोट करना चाहते हो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हो गया? तो देखो भाई, ये अपना जो है ना अध्याय कहां से संबंधित है, तो कह रहे हैं कि ये अपना चैप्टर नंबर 6 से संबंधित है। ठीक है, जहां पर हम लोग आय और रोजगार की बात करते हैं, है ना, कि देश के अंदर में कैसे आय और रोजगार का निर्धारण किया जाता है, ये उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। तो देखिए, एक देश का अपना उत्पादन क्षमता होता है, तो देश के उत्पादन क्षमता को ही ये असल में बता रहा होता है, लेकिन किस तरीके से। तो यहां पर ध्यान रखना
कि देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों का पूरी तरीके से भरपूर कुशलतम रूप से प्रयोग किया जाता है और देश की उत्पादन क्षमता को देखा जाता है कि मैक्सिमम 2 वस्तुओं का कितना उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा परिभाषा कैसे लिखना है, कह रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र यह दर्शाता है कि देश के विभिन्न उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग के परिणाम स्वरूप देश में 2 वस्तुओं का अलग अलग संयोग या संभावना किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए देश में हम अलग अलग तरीके के 2 वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं। देश में जो संसाधन है वो सीमित है और उन्हीं सीमित संसाधनों से 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है, संसाधन का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितना प्रयोग अच्छे ढंग से हो सकता है संसाधन का, हम उस अच्छे ढंग से संसाधन का प्रयोग करके 2 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और ये देखेंगे कि अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। अगर ये सवाल पूछा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 2 वस्तुओं के अलग अलग संयोगों या संभावनाओं को जिसे दिए हुए तकनीक और दिए हुए संसाधन से उत्पादित किया जा सकता है। यहां ध्यान रखना है कि संसाधन का कुशलतम और पूर्ण रूप से प्रयोग करना है, तब जाकर के उत्पादन क्षमता आपको अधिकतम पता चलेगा। अब यहां पर अगर शेप पूछा जाए कि इसका शेप कैसा हो जाता है सर, देखो ये चूंकि वक्र का बात किया हुआ है तो आप इसे बना सकते हो इस प्रकार से। ये देखो जनरली कैसा होता है तो अवतल होता है। ये शेप कैसा है, बिल्कुल अवतल है, कनकेव है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर इसके ऊपर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो 1 शॉट में हमने सारी चीजें बताया है, चूंकि ये आपका पहले ही अध्याय से संबंधित है, ठीक है, पहले ही अध्याय से संबंधित है, पहले ही चैप्टर से संबंधित है। तो उत्पादन संभावना वक्र को जाकर के आप वहां से देख लेना अगर डिटेल में जानना चाहते हो। तो इधर y वस्तु की मात्रा, इधर x वस्तु की मात्रा रखी गई है, 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है। अभी कुछ देर पहले हम लोग उपभोग की बात कर रहे थे 2 वस्तुओं का, है ना, उदासीनता वक्र में। ये उत्पादन संभावना वक्र है, यानी कि ये है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बताता है कि 2 वस्तु हैं x और y, दोनों का अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। यहां पर अगर टच कर रहा है ये वक्र तो इसका मतलब है कि y वस्तु का अधिकतम उत्पादन, उस समय x वस्तु का उत्पादन 0 है। अगर यहां पर देखें ये उत्पादन संभावना वक्र x अक्ष पर छुआ तो इसका मतलब है x वस्तु का उत्पादन देखो अधिकतम हो रहा है और y का उत्पादन 0 हो चुका है। तो इस तरीके से ये उत्पादन सीमा भी कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। इससे ज्यादा उत्पादन संभव नहीं होता दिए हुए संसाधन से, दिए हुए तकनीक से, ठीक है ना। तो यहां पर सवाल ये पूछा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, तो हमने कहा कि उत्पादन संभावना वक्र यह दर्शाता है कि देश के विभिन्न उत्पादन साधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग के परिणाम स्वरूप 2 वस्तुओं का विभिन्न उत्पादन संभावना तथा संयोग, यहां पर क्या लिखेंगे, संयोग लिखेंगे, संयोग, ठीक है, विभिन्न उत्पादन संभावना तथा संयोग को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, कहां से, दिए हुए संसाधन से, दिए हुए तकनीक से। तो ये उसी चीज को दर्शा रहा होता है, ठीक है ना। डिटेल में जानना चाहते हो तो देख लेना पहला चैप्टर में जाकर के। अब कह रहे हैं कि अवस्थितिक अंतराल और स्फीतिक अंतराल में क्या अंतर है, स्फीतिक और अवस्थितिक में क्या अंतर है बताइए। तो ये 2 तरीके का कंसेप्ट है, एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल ये गैप है ही असल में क्रिएट हुआ। देश में असल में जितनी मांग होनी चाहिए, अगर उससे कहीं मांग बहुत ज्यादा है तब आप क्या कहेंगे। देखो देश में हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा अपना एक उत्पादन क्षमता होता है, तो उस क्षमता के अनुरूप ही उत्पादन होगा। हम पूरे देश की सप्लाई की यहां पर बात कर रहे हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि देश की कुल पूर्ति। और देश के अंदर में कुल मांग की बात करते हैं तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग, समग्र मांग। तो हम क्या कह रहे हैं कि देश में ये दोनों चीजें अगर बराबर हो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो हम कहेंगे इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बहुत अच्छी तरीके से देश में जो है स्थिरता बनी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब है स्थिरता, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी हो जा रही है, तो ज्यादा हलचल नहीं मच रहा है देश के अंदर में। लेकिन सोच करके देखिए, अगर कहीं सिचुएशन ऐसा आ जाए, सिचुएशन ऐसा आ गया कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में, जबकि सप्लाई जो किया गया है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर किया गया है, मतलब
देश के सभी संसाधनों को हमने इस्तेमाल कर लिया, उसके हिसाब से जो कुछ भी उत्पादन हुआ है वो हमारा ये है एग्रीगेट सप्लाई। अब इसकी तुलना में मांग कहीं बहुत ज्यादा है देश के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, इसे इन्फ्लेशनरी गैप ही तो कहेंगे। क्योंकि आप सोच करके देखो, पूर्ति है बहुत कम, जितना होना था हो चुका, इससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, इससे ज्यादा रोजगार भी सृजन नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी तुलना में जितनी पूर्ति हुई है देश के अंदर, उसकी तुलना में कहीं मांग बहुत ज्यादा है, तो हम इस व्यवस्था को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है ना, ये एक्सेस डिमांड की स्थिति को दर्शा रहा होता है, अधिक की मांग या फिर बहुल मांग की स्थिति होती है, और ऐसी ही स्थिति में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे कि स्थितिक अंतराल किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, अगर समग्र मांग उससे अधिक हो जाए तो हम इन दोनों के बीच के अंतर को स्थितिक अंतराल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिक अंतराल बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये है स्फीतिक अंतराल, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, स्फीतिक अंतराल मतलब क्या, जितनी सप्लाई हुई है देश के अंदर में उसकी तुलना में कहीं मांग बहुत ज्यादा है और इस वजह से वस्तु की कीमत बढ़ गई है। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, सोच रहे हो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर ही एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में, तो यहां पर अब ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, ऐसी स्थिति में वस्तुएं सस्ती होती चली जाती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर लिखना है, अवस्थितिक अंतराल यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, यहां पर कीमतें घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, अगर समग्र मांग उससे कम हो, पूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ति तो बिल्कुल जो है वही रहेगा, लेकिन समग्र मांग जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ, यानी कि देश में सामान खूब बना है लेकिन उसकी मांग बहुत कम की जा रही है, तो आप इसको समझेंगे डिफ्लेशनरी गैप यानी कि अवस्थितिक अंतराल। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीमतों में कमी होती है, वस्तुएं सस्ती होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों अवस्थाएं मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, आप चाहें तो इस तरीके से फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पर देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, कहना कि पूंजीगत प्राप्तियों के दो उदाहरण दीजिए। पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब है ऐसी प्राप्तियां जिसके लिए सरकार ने कुछ पैसे खर्च किए हैं, इसका मतलब ये अपना बजट वाले चैप्टर से संबंधित है, तो हम कहेंगे अध्याय 8 से संबंधित है, जिसमें हम लोग सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो यहां पर ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है। देखिए, सरकार को दो तरह की प्राप्तियां होती है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वर्तमान वर्ष से संबंधित होता है, जहां से सरकार को कर और गैर कर प्राप्त होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है। टैक्स कहने का मतलब आप जानते ही हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप जानते हैं, आयकर हो, निगम कर हो, संपत्ति कर हो, उपहार कर हो, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। दूसरी और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर का सटीक उदाहरण है। इसी मामले में आप ऐसे जान लो कि सरकार को कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है, जिसे हम गैर कर प्राप्तियां बोलते हैं। गैर कर प्राप्तियां मतलब कर नहीं है, गैर कर है, टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। फीस, फाइन, ये सब क्या होते हैं, ये सब सरकार का होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गैर कर प्राप्तियां। ठीक है ना, लेकिन एक यहां पर सवाल क्या पूछा है, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि सरकार ने इसके लिए कुछ पैसे खर्च किए होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखोगे यानी कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो या तो परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हो, या जिनके कारण सरकार की देयता यानी कि लायबिलिटी में वृद्धि हो, यानी कि बाद में सरकार को मिलने वाला हो, या फिर अभी सरकार की परिसंपत्ति बढ़ गई है, किसकी वजह से, सरकार की संपत्ति बिक्री की वजह से। बेचा भी, बिक्री बढ़ा भी, समझ नहीं आया। देखो, जब सरकार अपने उद्योग धंधों का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाती है ना, तब उसे निजी हाथों में बेच देती है, जिसे आप और हम प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण के नाम से जानते हैं। असल में इसको हम लोग विनिवेश कहते हैं। तो निवेश नहीं, विनिवेश है, यानी कि सरकार जो अपनी परिसंपत्ति चला रही थी पहले,
अब उस परिसंपत्ति को पूरी तरीके से निजी हाथों में सौंप देती है, तो हम इसे विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहां पर एक तो आप कह लीजिए विनिवेश है, क्या है विनिवेश, ये पहला एक स्रोत बन गया, है ना। इसके अलावे सरकार कहीं ना कहीं दूसरे देशों में पैसा या फिर पूंजी इन्वेस्ट करती है, वहां से भी कुछ ना कुछ लाभ अर्जित होते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी यहां पर लिख सकते हैं लाभ के तौर पर, ठीक है। मामला समझ आया। तो ये दोनों ही चीजें सरकार की क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती है ना, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। तो पूंजीगत प्राप्तियों का जो प्रकृति है ना, ये दीर्घकालिक होता है ना, लंबे समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दीर्घकालिक संबंधित है। लेकिन जो राजस्व प्राप्तियां होता है वो अल्पकालिक होता है, क्योंकि वो उसी वर्ष से संबंधित होता है केवल। चलो आगे बढ़ें, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ है और ये दूसरे अध्याय से संबंधित है, दूसरे अध्याय दूसरे चैप्टर से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है, और उसके उदाहरण भी पूछ रहा है। सीधे तौर पर आप निम्न स्तरीय वस्तु का कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम कब कहेंगे निम्न स्तरीय, जब किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ गया, लेकिन आमदनी बढ़ने के बाद उसने मांग को घटाया। जब आपकी आमदनी बढ़ी हुई है तो आप अच्छी किस्म की वस्तुओं की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जिसकी आप मांग कम कर देंगे, वैसी ही वस्तुओं को यहां पर निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं, यानी कि हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। इसे निम्न कोटि की वस्तु भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो निम्न कोटि की वस्तु या फिर इंफीरियर गुड्स या फिर निम्न स्तरीय वस्तु एक ही बात है। कोई यहां पर उदाहरण पूछा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एक वस्तु को आप ऐसे ही जो है वो निम्न स्तरीय वस्तु नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखना होगा। कि शर्त क्या है, शर्त यह है कि आमदनी में वृद्धि होने पर मांग कम हो रही है, तब आप इसे निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे या फिर निम्न स्तरीय वस्तु कहेंगे। तो दो उदाहरण जो यहां पर पूछा हुआ है, दरअसल यहां पर आप ऐसे कह लीजिए कि जब किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ी हुई है लेकिन उसने मांग किसी वस्तु को कम कर दिया है, तब हम उसे निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे। मैंने इसलिए रिपीट कर दिया आपको बार बार। अब देखोगे, क्या सर आमदनी बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग ज्यादा की जाएगी तब भी हम इसे निम्न स्तरीय वस्तु बोलेंगे? नहीं। देखो, आमदनी बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ा दी गई है, दरअसल हम इसे सामान्य वस्तु कहेंगे, यानी कि नॉर्मल गुड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? सामान्य वस्तु कहेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशंस को ध्यान रखना है। अब अगर यहां पर उदाहरण पूछा हुआ है तो आप किसी भी वस्तु को लेकर के ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की आमदनी पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो इसकी वजह से इस चीज की मांग घटा दी गई है। तो जिसकी मांग आमदनी बढ़ने के साथ घट रहा है, वही वस्तु तो है निम्न कोटि की वस्तु या फिर निम्न स्तरीय वस्तु। समझ गए होंगे। तो यहां पर इसको परिभाषित कैसे करना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखना है क्या है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है उसे हम निम्न स्तरीय मांग कहेंगे या फिर निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर कोई भी आप दो वस्तु ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम कह रहे हैं कि व्यक्ति की आमदनी बढ़ गई, आमदनी बढ़ने पर कार की मांग, सीधा लिख दो कार की मांग, ठीक है, क्या हुआ है, पहले की अपेक्षा कम कर दिया है, तो कार उसके लिए क्या होगा, इंफीरियर गुड्स होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसे समझना कि आमदनी किसी व्यक्ति का अगर बढ़ गया है और उसने अगर कार की मांग को बढ़ाया है, ध्यान देना, उसने अगर कार की मांग को बढ़ाया है आमदनी बढ़ने के साथ, तब क्या हम इसे निम्न कोटि की वस्तु कहेंगे? नहीं, तब उस स्थिति में इसे हम सामान्य वस्तु कहेंगे। बस यही कंफ्यूजन आपको दूर करने होंगे। यहां से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर शर्तों के आधार पर हम इसे परिभाषित कहेंगे, ठीक है, शर्तों के आधार पर हम इसे परिभाषित करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो निम्न वस्तु या फिर निम्न कोटि की वस्तु कौन सा होगा? आमदनी बढ़ने पर जिसकी मांग घटा दी जाए, तो ये हो गया निम्न कोटि की वस्तु, ठीक है ना, निम्न कोटि की वस्तु। चलिए अब हम लोग यहां पर आते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि लगान क्या है, रेंट किसको कहते हैं? लगान कहने का मतलब होता है कि देखिए, हम किसी का भूमि, किसी का बिल्डिंग उधार ले लिए, है ना, और उस भूमि या फिर जमीन को हम लोग यूज में लाए। अब यूज करने के बाद कुछ ना कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वही पैसा दरअसल लगान कहलाता है। लगान का मतलब रेंट। तो भूमि के मालिक को, भूमि के स्वामी को
हम क्या देंगे, भूमि उपयोग के बदले में कुछ पैसे देंगे, भूमि का मूल्य चुकाएंगे, तो इसी को हम लोग रेंट या फिर लगान कहते हैं। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये लगान जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो लगान या फिर रेंट है ये होता है एक तरह का स्थिर लागत। लगान क्या है, तो लगान होता है स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम लोग स्थिर लागत इसको क्यों कहते हैं, इसलिए इसको स्थिर लागत कहते हैं क्योंकि हम अल्पकाल में भूमि को बढ़ा या घटा नहीं सकते उत्पादन बढ़ाने या घटाने के साथ। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि भूमि के ऊपर में जो खर्चे किए जाते हैं वो होता है लगान, और लगान एक तरह का क्या है, स्थिर लागत है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब अल्पकाल में आप उत्पादन बढ़ाइए या घटाइए, आपका ये लागत या फिर रेंट बढ़ने व घटने वाला नहीं है। अब यहां पर अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल जो है ये जीडीपी से संबंधित है, मतलब हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम कहते हैं हरित जीएनपी। अब ये हरित जीएनपी होने का क्या मतलब है, हम चाहते हैं कि देश की तरक्की भी हो और संसाधनों का संरक्षण भी हो, तो यहां पर समझ लीजिएगा कि हम हरित जीएनपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हरित जीएनपी यानी कि हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रीन जीएनपी एक ऐसा आर्थिक सूचकांक है जो किसी देश के आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरणीय विकास और पारिस्थितिकीय प्रभाव को भी ध्यान में रखता है कि क्या हमारे देश की तरक्की के साथ संसाधनों का संरक्षण हो रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से तरक्की करते जाते हैं, प्रगति करते जाते हैं, तो हमारा उत्पादन स्तर तो बढ़ता है, देश में रोजगार भी बढ़ता है, लोगों की आमदनी भी बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तरक्की के साथ हम संसाधनों की क्षति भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को लिया गया है। और यहां पर ये हम देखते हैं कि हमारा देश की तरक्की भी हो, हमारे देश की तरक्की के साथ साथ में देश के संसाधनों का संरक्षण भी हो, तो उस वक्त जो है ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट आता है। अब क्या कह रहे हैं कि हमें जो है वो पर्यावरण का भी ख्याल रखते हुए अपने देश की तरक्की करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर जो है वो जीएनपी की गणना की जाएगी तब हम ग्रीन जीएनपी का नाम देंगे, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो हरित जीएनपी का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। क्योंकि देखो, जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से खुशहाल होते जाते हैं, समृद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे हम संसाधनों को क्षति भी पहुंचाते हैं। लेकिन अब का ये कंसेप्ट कहता है कि हम इस प्रकार से तरक्की करें देश का जिसमें हम संसाधनों का भी विशेष रूप से संरक्षण कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में दोनों अलग अलग पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है। तो यहां पर दोनों तो हालांकि एक साथ में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक दर और ब्याज दर में अंतर क्या है। नाम से ही क्लियर है, बैंक दर कहने का मतलब है व्यावसायिक बैंकों के लिए दर तय किया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बैंक रेट हम लोग परिभाषित करते हैं। देखिए जितने भी आसपास में व्यावसायिक बैंक हैं, सर व्यावसायिक बैंक का मतलब क्या होता है, जितने भी आसपास में जो बैंक दिख रहे हैं ना, जहां पर आपका खाता खुला हुआ है, वो भी क्या है, व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। वो अपने लाभ के मकसद से अलग अलग कई सारी सेवाएं देता है अपने ग्राहकों को, ठीक है ना। तो वैसे ही बैंकों को कभी ना कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। सर क्यों, जनता पैसे जमा नहीं करती है भाई, लेकिन देखो कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है उनके पास भी पैसे का, ठीक है। तो ऐसे में हम जो है वो कहते हैं कि व्यावसायिक बैंक जो है कहां जाता है, आसपास के बैंकों के पास जाता है। और आसपास के जब बैंक उनको मदद नहीं करते हैं तब आखिरकार केंद्रीय बैंक उसे मदद करता है, ठीक है। और इसीलिए केंद्रीय बैंकों को हम अंतिम ऋणदाता के नाम से भी जानते हैं। यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर देखो कह रहे हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक या फिर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, लंबे समय के लिए ऋण देता है या फिर उधार देता है पैसा, किसको, व्यावसायिक बैंकों को। पिक्चर की मदद से समझिए, यहां पर हम कह रहे हैं कि दो तरह का बैंक है, एक हमारा है केंद्रीय बैंक, ठीक है ना, भारत के लिए तो ये आरबीआई है, तो एक हमारा हो गया ये केंद्रीय बैंक, और दूसरा कौन सा है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, व्यावसायिक बैंक। अब ये दोनों तरह के जो बैंक हैं देश में अलग अलग उद्देश्य के साथ काम करते हैं। ये लाभ के मकसद से काम करता है, व्यावसायिक बैंक का काम ही यही है ना। और केंद्रीय बैंक का काम है आसपास में जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं अपने देश के अंदर, उन सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए नियम कानून तैयार करना, उन पर निगरानी रखना,
देश में स्थिरता बनाए रखना, इन सभी उद्देश्यों के साथ केंद्रीय बैंक देश में काम करता है। हालांकि कहीं ना कहीं लाभ ये भी कमाता है, उसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए, कहा हमने कि दीर्घकाल के लिए पैसे की आवश्यकता हो गई व्यावसायिक बैंक को, कैश मिल गया किसको? व्यावसायिक बैंक को। लेकिन उस कैश के बदले में, है ना, यहां पर हम कैश लिख देते हैं, उस कैश के बदले में यहां पर कुछ ना कुछ ब्याज तो चुकाएगा ये, ठीक है। तो ये जो ब्याज है असल में हम इसको बैंक दर कहते हैं। तो लीजिए, हम यहां पर बैंक दर को ही लिख देते हैं। बैंक दर का मतलब कि वह दर है जिस पर कि व्यावसायिक बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा उधार मिलता है, तो उसका जो ब्याज दर चुकाया जाएगा ना केंद्रीय बैंक को, वही कहते हैं बैंक दर। मतलब व्यावसायिक बैंक जो ब्याज चुकाता है केंद्रीय बैंक को, किसके लिए? क्योंकि ये लोन लिया हुआ है एक तरह का, व्यावसायिक बैंक ने लोन लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? केंद्रीय बैंक से लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलो, और ये किसके लिए है? अल्पकाल के लिए या दीर्घकालीन? तो यहां पर देखो दीर्घकालीन है, ठीक है। दूसरा होता है ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? ये आम जनता के लिए होता है, ठीक है। ये आम जनता के लिए होता है, आम नागरिकों के लिए होता है। तो ब्याज दर कहने का मतलब है जब आपने किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है, तो बेचारा उतने समय तक के लिए वो तो पैसे का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पैसा आपको दे दिया है। तो उसने एक रिस्क उठाया है, या फिर कह लीजिए कि जोखिम उठाया है, और उसी जोखिम का पुरस्कार कहलाता है ब्याज। तो ब्याज क्या है? कह रहे हैं कि ब्याज दर का मतलब किसी ऋणदाता द्वारा किसी भी प्रकार के ऋण के बदले में उधारकर्ता से ली जाने वाली राशि है, ठीक है। किसी को आपने पैसा उधार दिया, अब बदले में आपको क्या रिटर्न देगा, क्या रिवॉर्ड देगा, उसी रिवॉर्ड का नाम है ब्याज दर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि आमतौर पर मूलधन के प्रतिशत के रूप में इसे जो है वो व्यक्त किया जाता है। मूलधन के प्रतिशत के तौर पर इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी ने अगर पैसा मान लो 1000 रुपये उधार लिए हैं, किसी व्यक्ति ने अगर 1000 रुपये पैसा उधार लिया है, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कितना किया जाएगा, ये बाद की बात है। लेकिन यहां पर हम सीधे तौर पर अगर ये कह दें कि चलो 1000 रुपये का 10%, ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये देख लो कैंसिल करके आपस में, ये शून्य कैंसिल है, ये शून्य कैंसिल है। इसका मतलब ब्याज दर कितना चुकाना पड़ेगा उसको? कुल मिलाकर के 100 रुपया चुकाना पड़ेगा। कितने रुपए पर? 1000 रुपये पर, ठीक है। तो इस प्रकार से तय इसको किया जाता है। समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। यह सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और भारत के अंदर में ऐसी स्थिति अभी देखी जा रही है जिसको हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, देश के अंदर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई आज के समय में कि लोग समझदार हैं, इस बात को जानते हैं कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, कैसे काम करने हैं। लेकिन असल में लोगों के पास काम है ही नहीं। ऐसा बहुत सारी वजह से हुआ है। हो सकता है कि सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें जागरूकता नहीं है, हो सकता है कि वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन कहीं प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग नहीं मिला उन्हें। क्योंकि देखिए, एक अच्छे मानवीय संसाधन के लिए जरूरी होता है कि आप शिक्षित भी हों, प्रशिक्षित भी हों, अनुभवी भी हों, और कहीं ना कहीं आपकी कार्यकुशलता बहुत बेहतरीन है, ठीक है, मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। तो इन सभी मामलों से आपको रोजगार बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, सोच लो कि इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर चुका है, शिक्षित भी है, प्रशिक्षित भी है, काम करना भी चाहता है, ज्यादा पैसा भी नहीं मांग रहा है, उतना ही पैसा मांग रहा है जितना कि बाकी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर रोजगार ना मिल पाए तब हम उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। मतलब इच्छा के मुताबिक वो बेरोजगार नहीं है, काम करना चाहता है, काम करने की लालसा है उसके अंदर, कार्य करने की क्षमता भी है, और वो चाहता है कि भैया बस मुझे उतना ही पैसा मिले जितना बाकी लोगों को मिल रहा है। तो यहां पर देखिएगा, कह रहे हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तो तैयार होते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ही हम कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे तो ऐसे कई सारे कारण हैं, लेकिन जब देश के अंदर में मांग उतना सृजित नहीं हो पाता जितना हकीकत में होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे। मान लो कि ये जो स्टाइलस है 1000 यूनिट बनकर के देश में तैयार है, लेकिन इसे खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। तो देश में ये वस्तु तो बनकर के तैयार है, लेकिन अब बिक ही नहीं रहा है। अब बिकेगा नहीं तो दोबारा से उत्पादन होगा नहीं, फिर लोगों को रोजगार मिलेंगे नहीं,
तो यहां पर हम कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार का सृजन करने में असफल हो जाती है, देश के अंदर में रोजगार सृजन नहीं हो पाता। इसके पीछे सबसे बड़ी एक वजह यह हो सकता है क्योंकि समग्र मांग में कमी देखी जाती है और इसमें कमी के कारण ही नियोजित उत्पादन संभावित उत्पादन से अक्सर कम होता है। अब यह नियोजित उत्पादन क्या है? देखिए, नियोजन उत्पादन कहने का मतलब कि बड़ा सोच समझ करके उत्पादन किया जा रहा था, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इतनी तो मांग जरूर की जाएगी अपने देश के अंदर, लेकिन हकीकत में जब उतनी मांग नहीं हो पाती है तो दोबारा से प्रोड्यूसर को या साहसी को वो प्रोत्साहित हो नहीं पाते, मोटिवेशन उन्हें मिलता नहीं है, तो फिर उत्पादन करते नहीं हैं। तो इस वजह से उत्पादन अगर कम रहेगा, रोजगार के अवसर भी कम सृजित होंगे, तो वही स्थिति में जो वो जनरली अनैच्छिक बेरोजगारी का स्वरूप देखा जाता है। लेकिन इसके पीछे और भी कई सारे वजह हैं जो कि मैंने आपको जिक्र कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति काम करना चाहता है प्रचलित मजदूरी दर पर, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। अब देखो, ये जो सवाल है आपका, ये 6ठे अध्याय से संबंधित है। कह रहे कि समग्र मांग के 2 घटक लिखिए। 2 घटक मतलब 2 कंपोनेंट। समग्र मांग कहने का मतलब है देश का कुल मांग, जिसे हम सामूहिक मांग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो समग्र मांग मतलब अगर देश का कुल मांग है तो इसके 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? ये आपको याद दिला दें कि समष्टिगत स्तर पर हम लोग अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र की बात करते हैं। घरेलू क्षेत्र, फर्म, सरकार और शेष विश्व, यही 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये 4 क्षेत्र अलग अलग तरीके से मांग करते हैं तो हम इनके मांगों को जो है ना खर्च के रूप में व्यक्त करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्या सर यहां पर इकाई में नहीं बता सकते? नहीं बता सकते भाई, क्योंकि देश के अंदर में वस्तुओं और सेवाओं दोनों चीजों की मांग की जाती है और हम उनके खर्चों को ही असल में जोड़ते हैं। अगर हाउस होल्ड सेक्टर या फिर घरेलू क्षेत्र के द्वारा कुछ पैसे खर्च किए जाते हैं वस्तु या सेवा लेने पर, तब हम उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर कह लीजिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, निजी उपभोग व्यय। तो ये पहला किसके द्वारा किया गया है? घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया गया है। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमने लिखा हुआ यहां पर क्या? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। आप इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहेंगे, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया है? तो देश के फर्म के द्वारा किया गया है, जो कि देश में उत्पादन करने का असल में काम करता है। ये 2 कंपोनेंट तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपसे सवाल किया जाए कि इसके 4 कंपोनेंट लिखिए, 4 जो है वो कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से घटक हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने देख लिया कि सामूहिक मांग या फिर समग्र मांग एक ही बात है। इसके कौन कौन से घटक होते हैं? तो टोटल 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट। एक होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी उपभोग खर्च, जो कि घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो कि देश के ही किसी फर्म के द्वारा किया जाता है। अब फर्म का मतलब क्या है? उत्पादन करने की एक छोटी इकाई, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो, जी का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कुछ पैसे खर्च करती है आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, तो उस खर्चे को भी हम लोग यहां पर शामिल करेंगे। इसके साथ में एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट करना यानी कि अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचना। लेकिन जब देखो अपने देश का सामान दूसरे देश में जाता है तो वहां से पैसे आते हैं, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव में रखेंगे। एक्स का वैल्यू कैसे रहेगा? पॉजिटिव में। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश का सामान खरीदते हैं, तो हमारा पैसा बाहर चला जाता है यानी कि आउटफ्लो होता है, उसे हम लिखते हैं एम से यानी कि इंपोर्ट में। तो ये इंपोर्ट का वैल्यू होता है माइनस में, एक्सपोर्ट का वैल्यू होता है प्लस में। अगर दोनों को यहां पर एक साथ में ऐसे लिखा जाए कि एक्स माइनस एम क्या है, तब हम इसे कहते हैं शुद्ध निर्यात। क्या कहेंगे? शुद्ध निर्यात कहेंगे, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। अब यहां पर देखोगे चारों कंपोनेंट को मिला दीजिए, निजी उपभोग व्यय, फिर यहां पर क्या है? निजी निवेश, सार्वजनिक खर्चे और फिर यहां पर शुद्ध निर्यात। ये सबको अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया सामूहिक मांग या फिर समग्र मांग। तो समग्र मांग को ध्यान रखना है, टोटल यहां पर 4 कंपोनेंट हैं, लेकिन चूंकि अगर पूछा गया है कि 2 घटक कौन कौन से हैं, तो 2 घटक शुरुआत में ही आपको लिखने होंगे, निजी उपभोग व्यय और फिर निजी निवेश व्यय, ठीक है ना। ये 2 शुरुआत में ही लिखने क्यों है? क्योंकि देखिए अपने देश का जिक्र करना है पहले, ठीक है, फिर सरकार आएगी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। मतलब ये बिल्कुल क्रमिक रूप से रखना है, आगे पीछे नहीं, ठीक है। तो ये बातें हो गई है। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि मुद्रा के प्रमुख दोष कौन कौन से? तो सबसे पहला दोष या फिर डिमेरिट क्या है? जब मुद्रास्फीति
की होती है, यानी कि देश में वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती है, महंगाई होती है देश के अंदर में, तब है ना मुद्रा की खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर घटने लगती है। देश में जब महंगाई होती है ना तो मुद्रा की असल में अपनी औकात, ये शब्द तो है बहुत भारी, लेकिन ध्यान रखिएगा मुद्रा की अपनी क्षमता घट जाती है। कब? महंगाई के समय में। सोच करके देखो, जो 5 रुपए का सिक्का लेकर के जाते थे, एक आपको कलम मिल जाता है, लेकिन वही 5 रुपए का सिक्का आप लेकर के जाइए, लेकिन उस वस्तु का कीमत, एक कलम का दाम अगर आप 5 रुपया नहीं रहा, 7 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, तो ऐसे में एक कलम लेकर के आप नहीं आ सकेंगे। समझ आया? यानी कि जितनी 5 रुपए में पहले खरीदारी संभव था, अब 5 रुपए में उतनी खरीदारी संभव नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि तो मुद्रास्फीति का स्थिति होता है देश में, तब उस समय परचेजिंग पावर मुद्रा का क्या होता है? घट जाता है, क्रय क्षमता घट जाता है। वस्तु की कीमतें बढ़ी हुई है, वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है, सामान का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में मुद्रा का वैल्यू घट गया है, मुद्रा की परचेजिंग पावर घट गई है, खरीदने की क्षमता नहीं रही। पहले 5 रुपए में एक कलम आसानी से खरीद रहे थे, अब उस एक कलम का दाम अगर 7 रुपया हो गया तो 5 रुपए का सिक्का लेकर के जाओगे तो मिलेगा कलम? नहीं मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि लोग या फिर लोगों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जिससे जीवन स्तर पर नकारात्मक या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पहला डिमेरिट तो यही हो गया कि मुद्रा किस प्रकार से देखो भूमिका निभा रहा है। मुद्रा की यानी कि परिवर्तनीयता, एक जैसा नहीं रहता है, उसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अगर वस्तु महंगी हो गई है, इसका मतलब मुद्रा की परचेजिंग पावर घट गई, खरीदने की क्षमता कम हो गई मुद्रा की, है ना। अब उतना खरीदारी नहीं हो सकता जितना पहले खरीदारी कर पा रहे थे। वजह क्या है? कि मुद्रा की वैल्यू बदल गई, इसकी वजह से कीमत बदल गई। ठीक है, क्या करने को कह रहे हैं कि अधिकांश मुद्राएं सरकार के द्वारा जारी की जाती है या फिर नियंत्रित की जाती है, और अधिक मुद्रा छापने से इसका मूल्य घट सकता है। लोग कहते हैं सर पैसा तो आरबीआई छापता है। हाँ भाई, आरबीआई को नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। फिर सवाल आपका उठता है कि सर बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छाप देता आरबीआई, है ना। ये बड़ा जिज्ञासु सवाल होता है किसी बच्चे का। अब यहाँ पर बताओ, अगर सबके पास पैसा आ जाए, मान लो आरबीआई बहुत सारा पैसा छाप दिया, तो देश में सभी के पास पैसा ही पैसा है, तो कोई घर से बाहर निकलेगा काम करने के लिए? नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हो? अब ये मत समझना कि सर पैसा तो खूब है, तो मैं ऑनलाइन ये ऑर्डर कर लूंगा, वो ऑर्डर कर लूंगा। भैया तुम्हारे पास पैसा है तो उसके पास भी आ गया है ना। जो पैसे कमाने के लिए सामान बनाता है ना, उसके पास भी पैसा आ गया है, अब वो भी सामान नहीं बनाएगा। अब बताओ क्या होगा? अब तो तहलका मच जाएगा देश के अंदर में, पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा, लोग हलचल मचा देंगे, लोग कहेंगे त्राही मचा देंगे, तो महंगाई खूब बढ़ जाएगी। इसलिए बड़ा सोच समझ कर की सफाई की जाती है, क्योंकि इसके पास भी पैसा, उसके पास भी पैसा, उसके पास भी पैसा आ जाएगा, तो फिर घर से बाहर निकल कर काम कौन करना पसंद करेगा? सब तो घर पे सुविधाएं लेने पसंद करेंगे, फिर भैया आराम करते दिन भर। तो जितनी भी वस्तु सेवाएं बन रही है देश के अंदर में, वो ठप हो जाएंगी, बनना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। पर इतनी बड़ी क्राइसिस आ सकती है ना कि आप बक्से में भर करके पैसा लेकर के जाओ कहीं, क्या लेकर के जा रहा है बौका कहेगा, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, करेंसी की अपनी क्षमता या फिर उनका अपना एक पहचान। समझ पाए? तो इसी वजह से अधिकांश मुद्राएं सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और अधिक मुद्रा छापने से इसका मूल्य घट जाता है, अपनी उसकी क्षमता कम हो जाती है खरीदने की। यदि सरकार अत्यधिक मुद्रा छापने की प्रक्रिया अपनाती है, मुद्रास्फीति हो सकती है, महंगाई हो सकती है देश के अंदर में, जो मुद्राओं के मूल्य को घटा देगी, उनकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। तो ये मुद्रा की कुछ दोष है, यानी कि ज्यादा हमें मुद्रा छापना नहीं है। बात समझ पा रहे? देश के अंदर में ज्यादा मुद्रा चलन में नहीं लाना है। तो हर एक व्यक्ति के पास पैसा होगा, हर एक लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में जाएंगे, और पता चला बाजार में अब सामान ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे तो सबके पास हैं, काम कौन करेगा सामान बनाने के लिए? ठीक है, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा आ जाती है। चलिए आगे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संशोधन गिरा क्या होता है? देखिए, आप मान करके चलिए कि आपकी अकाउंट जो है वो एसबीआई के अंदर में है, आपका बैंक खाता एसबीआई के पास है,
लेकिन आपने जाकर के किसी दूसरे बैंक से, ठीक है, किसी दूसरे बैंक से, यानी कि मान लो पीएनबी से, इसके एटीएम से, मान लो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पीएनबी के एटीएम से आपने पैसा निकाल लिया, क्या हुआ, तो यहां पर है एसबीआई में, और पैसा कहां से निकाला, पंजाब नेशनल बैंक से। अब इसका मतलब क्या हुआ, सर कैसे पैसा निकल गया, एटीएम से निकाला भाई। तो अब देखोगे इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, क्योंकि आपका खाता तो यहाँ पर था, एटीएम यहाँ का है, लेकिन इस एटीएम का इस्तेमाल करके, पीएनबी का एटीएम इस्तेमाल करके आपने कैश निकाल लिया। तो इन दोनों के बीच में जो सेटलमेंट की बात होती है वही यहाँ पर है समाशोधन गिरह, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं कि समाशोधन गिरह एक ऐसी संस्था है या संगठन है जो बैंकिंग लेन देन को समाप्त करती है या फिर उनमें संतुलन लाने की चेष्टा करती है ना। यह वित्तीय संस्थानों के बीच में लेन देन को सुगम बनाने का काम करती है मध्यस्थ के तौर पर। ये भी बातें ध्यान रखना, सुगम कहने का मतलब है आसान बनाना, सरल बनाना, ठीक है। मुझे ये वर्ड बेसिकली बहुत अच्छा और पसंद भी आता है, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल रखा है इसको। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं बहुत ही सरल बनाती है, लेन देन को बहुत ही आसान बनाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे क्वेश्चन एक बहुत शानदार सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जहां निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, दोनों मिलकर के देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, और भारत इसी लिस्ट में आता है, यानी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पाकिस्तान भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कह रहे हैं कि वह आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं तथा धन के विनिमय और वितरण पर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो यहां पर आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि भैया अपना जो भारत है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसी प्रकार से पाकिस्तान, ठीक है ना, ये भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ गए, नाम नहीं लिखना चाहिए, चलो हटा देता हूं, है ना, क्यों हटा दिया, चलो भाई आपने समझ गया होगा। अब यहां पर आते हैं आगे, ये क्या है, कह रहे हैं कि मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच, मांग तो सुना है, ये मांग की लोच, मांग की कीमत लोच एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। मांग की लोच, मांग की कीमत लोच एक ही होता है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से आपको कह रहा है कि मांग की लोच आप बताइए, लेकिन केवल और केवल कीमत के सापेक्ष में, मूल्य के सापेक्ष में। होता क्या है दरअसल, देखो जब भी मूल्य परिवर्तन होता है तो मांग भी परिवर्तन होता है, क्योंकि वस्तु के मूल्य पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि मांग कितना होगा। हालांकि मांग और भी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आमदनी पर भी, सरकार की करारोपण नीति पर भी, देश के अंदर उस चीज का विज्ञापन कैसे किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है मांग कितना होगा, समय और मौसम पर भी डिपेंड करता है। जैसे ठंड में है अभी तो डिमांड किसी वस्तु का ज्यादा होगा, गर्मी का मौसम रहता तो एसी, कूलर, पंखा की डिमांड होती, ठंड है इसलिए स्वेटर, रजाई, कंबल, मफलर की डिमांड हो रही है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को समझ चुके हैं कि मांग कई सारी चीजों से प्रभावित होता है, लेकिन सोच करके देखो कि हम उन सारे कारकों को स्थिर कर देते हैं जो मांग को प्रभावित कर रहा है। सारे कारक को स्थिर कर दीजिए, सारे फैक्टर्स को स्थिर कर दीजिए। इसको ये मान लीजिए कि समय और मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये मान लीजिए कि जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये मान लीजिए कि देश में सरकार की करारोपण नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब मांग को जितने भी कारक प्रभावित करने वाले हैं उन सभी कारकों को स्थिर कर दीजिए, और सिर्फ परिवर्तन क्या होगा, वस्तु का मूल्य। तो यही चीजें कह रहे हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे तो ये वही अन्य बातें हैं, हमने कहा ना, आमदनी परिवर्तन नहीं होगा, जनसंख्या परिवर्तन नहीं होगा, है ना, इसी प्रकार से देश में जलवायु और मौसम परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारी बातें स्थिर रखी गई है। तो कह रहे हैं यदि अन्य बातें समान है तो मांग की कीमत, है ना, मांग की कीमत लोच, यहां पर लिखते हैं मांग की कीमत लोच, यह बतलाता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में किस गति अथवा दर से परिवर्तन होता है, यही है दरअसल मांग की लोच। मांग की लोच क्या बताया कि मूल्य में परिवर्तन होने से, है ना, मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है,
इस चीज को ध्यान रखना कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कह रहे हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे देख लो, किसी वस्तु का दाम आप मान लीजिए कि परिवर्तन हो गया 5 रुपए, 5% है ये, मान लीजिए 5% किसी वस्तु का दाम बढ़ गया और 5% केवल मूल्य में वृद्धि होने की वजह से आपने मांग को घटा दिया। सर घटाएंगे क्यों? देखो, मांग के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा पहले की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, ये मांग का नियम बताता है। मांग का नियम ये भी बताता है कि मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होगा, लेकिन मांग का नियम ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग कितना होगा। और इसी बात को जानने के लिए हम लोग मांग की लोच पढ़ते हैं, मांग की कीमत लोच पढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच यहां पर यह बता रहा है कि मूल्य में वृद्धि होने पर कीमत में कितनी, मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कितनी कमी होगी, कितनी कमी होगी, मतलब मात्रात्मक रूप से भी जानकारी दे रहा है आपको। तो गुणात्मक के साथ साथ में ये मात्रात्मक कथन भी होता है। मांग की लोच क्या है? गुणात्मक के साथ साथ में मात्रात्मक कथन भी है। क्यों? क्योंकि ये दिशा तो बताता ही है मांग के नियम की तरह, लेकिन साथ साथ में मात्रात्मक परिवर्तन कितना हुआ है ये भी बताता है। तो मूल्य में वृद्धि से मांग में कमी होती है, मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, ये मांग का नियम बता रहा है। लेकिन मूल्य में इतना प्रतिशत वृद्धि तो मांग में कितना प्रतिशत कमी, ये बताता है मांग की मूल्य लोच। तो मूल्य में यहां पर हमने क्या कहा, 5% परिवर्तन आ गया। मान लीजिए 5% दाम किसी वस्तु का बढ़ गया और उसकी वजह से आपने उस वस्तु का डिमांड 10% घटा दिया। अब बताओ, यहां पर 10% आपने घटा दिया जबकि मूल्य मात्र 5% बढ़ा हुआ था, यानी कि थोड़ा सा ही मूल्य में वृद्धि देखते हुए आपने मांग को बहुत तेजी के साथ घटा दिया, यानी कि मांग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे कि का वैल्यू 2, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो है वो 1 से अधिक निकला है। और जब ऐसे हो तो हम इसको कहते हैं लोचदार मांग, यानी कि सापेक्षिक लोचदार मांग या अधिक लोचदार मांग। क्या एकदम से क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा? समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे मालूम है। अब देखो, यहां पर अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, ऐसा हो जाता कि नहीं सर, हमने जो है ना देखा कि भैया 5% जो है वो बड़ा ले लेते हैं, 50% जो है वो मूल्य में वृद्धि हो गया। मूल्य में वृद्धि कितना हो गया? 50% मूल्य बढ़ गया। ठीक है, बहुत महंगाई हुई और उसको देखते हुए आपने मांग तो घटाया, लेकिन आपको बहुत महंगा नहीं लग रहा है। आपने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, मांग तो हम कम करेंगे, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 25% ही मांग कम किया कि नहीं नहीं, मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा इस महंगाई का। तो आपने मांग तो घटाया, लेकिन मात्र 25% घटाया और मूल्य कितना बढ़ गया था? 50। ठीक है, 50% मूल्य बढ़ गया था और मांग आपने घटाया मात्र 25%। तो आप यहां पर कहेंगे क्या आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो इस वक्त आप क्या कहेंगे कि ईडी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा, ईडी लेस देन 1। और इसी को हम लोग कहते हैं बेलोचदार मांग। क्या बोलते हैं? बेलोचदार मांग या फिर सापेक्षिक बेलोचदार मांग। इसके ऊपर डिटेल में जाना चाहते हो तो अध्याय 2 पढ़ लेना। ठीक है, दूसरे अध्याय में सब कुछ बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो लोचदार बेलोचदार से ही संबंधित है। क्या मांग कब बेलोचदार होती है? तो अभी आपने देखा था 0.5 आ रहा था, तो ये 0.5 क्या बताता है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है, देखो जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में मांग की मात्रा में कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तब जाकर के ये बेलोचदार कहला रहा है। ठीक है ना, यानी कि ईडी का वैल्यू 1 से कम आया है। देखो यहाँ पर 0.5 आया है, 1 से कम है। ठीक है, तो इसलिए वही स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं कि मांग कब बेलोचदार होती है। तो इसको बेलोचदार मांग को परिभाषित करो, इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसके कई सारे नाम हैं, जिसको कम लोचदार मांग भी बोला जाता है ना, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर बोल सकते हैं सापेक्षिक बेलोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, या फिर बोल सकते हैं केवल और केवल बेलोचदार मांग, जिसको हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो इन नामों से इनको जाना जाता है। अब ये है क्या असल में? देखो, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन मान लीजिए कि कम हुआ है, सॉरी मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हुआ है,
और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम हुआ है। बस यही स्थिति आपको जाननी थी, हमने आपको बता दिया है। अब देखो उदाहरण भी देते हैं आपको। मान लीजिए कि मूल्य में है ना 40% वृद्धि हो गया, किसी वस्तु का दाम 40% बढ़ गया और उसको देखते हुए आपने मांग को घटा दिया, क्योंकि मूल्य बढ़ा है 40%, तो आपने मांग को घटा दिया, लेकिन कितना? तो यहां पर 20%, केवल और केवल 20% आपने मांग को घटाया। समझ पाए? तो आप इसको क्या कहोगे? तो आप इसको कहोगे कि सर देखो, आपको ये बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा T%। ठीक है, अब इसको लिख लेना एग्जांपल के थ्रू और डाल भी देना अपने आंसर में। अब यहाँ तो कह रहे हैं मांग में कितना प्रतिशत का परिवर्तन? 20, और मूल्य में कितना? तो 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 1.5 सॉरी 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 का मतलब है लेस इलास्टिक डिमांड या फिर कम लोचदार। ठीक है, क्लियर है बातें? तो यहां पर आप कैसे परिभाषित करोगे? कहेंगे कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग बेलोचदार मांग कहेंगे। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। फिर से देख लो, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग बेलोचदार मांग कहते हैं। तो मांग की लोच बेलोच कब होगा? तो कब जो है वो मांग की लोच बेलोच होगा? जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम, तब ऐसी स्थिति में हम लोग समझेंगे बेलोचदार मांग। ठीक है, ये भी आपको दूसरे अध्याय में ही मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी करके जो है पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो शिक्षण करके पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर बने हुए हैं, कुछ लोग इंजीनियर बने हुए हैं, कुछ लोग मजदूर हैं। ये सभी लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए, साधन जुटाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और उसी काम को हम लोग दरअसल आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया का मूल उद्देश्य रहता है आमदनी का सृजन करना। तो वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप मूल रूप से ये परिभाषा दे दीजिए। अब देखो, कुछ होती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक। तब यहाँ पर पैसा कमाना मुख्य लक्ष्य नहीं है। गैर आर्थिक क्रिया या फिर अनार्थिक क्रिया के अंदर पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो यहां से समझ लीजिएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ये वो क्रियाएं हैं जहां से मनुष्य पैसे कमाना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि चाहता है। जैसे बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह। ये सभी अनार्थिक क्रियाएं हैं या फिर गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो कह रहे हैं कि वे सभी क्रियाएं जो आय अथवा रोजगार अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाता है, ऐसी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कैसा लगा? अच्छा है ना परिभाषा? दोनों आपको याद हो जाएगा। अब चलिए यहां पर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में। कह रहे हैं कि मिश्रित आय क्या होती है। तो भैया ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझे, अब हम लोग मिश्रित आय को समझेंगे। तो देखिए, पैसा अलग अलग स्रोतों से हम लोग कमाते हैं, वही सारे पैसे को यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तो हम लोग अपनी सेवा देकर के पैसे कमाते हैं, और दूसरा हम अपने साधन को कहीं उत्पादन की प्रक्रिया में लगाए हुए हैं और वहां से भी उस साधन के बदले में कुछ पैसा आ रहा है। ये दोनों तरह के इनकम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसका साथ में लेंगे मिश्रित आय हो गया। तो मिश्रित आय उस आय को कहा जाता है जो व्यक्ति को उनके काम की सेवाओं या फिर उनके द्वारा उपयोग किए गए पूंजी के संयोजन से प्राप्त होती है। पूंजी को कहीं ना कहीं आपने लगाया है, इन्वेस्ट करा है, वहां से कुछ कमाई हो रही है, या फिर आप खुद भी कहीं पर काम में लगे हुए हैं, वहां से भी कमाई हो रही है। दोनों तरह की कमाई को देख लीजिए, मिश्रित आय। आमतौर पर यह स्वतंत्र पेशेवर जैसे कि छोटे व्यापार के मालिक, किसान, इन सबको
सबको अलग अलग स्रोतों से पैसे आते हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए ये तो मजदूरी से कमाते हैं या फिर वेतन से कमाते हैं, या फिर इनके पास कुछ पूंजी होती है तो उसको हम लोग पूंजी आय कहते हैं, जैसे कि लाभ या फिर ब्याज के तौर पर इनसे पैसा कमा लेते हैं, किराया के तौर पर पैसा कमा लेते हैं। और ये दोनों तरह के आमदनी को आप मिला किससे? मिश्रित आय है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि उपभोक्ता संतुलन का क्या मतलब है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इतनी मात्रा में वस्तु या सेवा का उपभोग कर चुका है, अब वो चाहता है कि भैया हम आराम करें, अब इससे ज्यादा उपभोग नहीं किया जाता। तो यानी कि उपभोक्ता इतना उपभोग कर चुका है कि अब वह अपने उपभोग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता। सो ध्यान से देखिएगा, उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय और दी हुई वस्तु की कीमत पर अपने आप को अधिक संतुष्ट महसूस करता है। वो बस पहुंच चुका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कि सर बस यही चाहिए था, मुझे हमें इतना ही उपभोग करना था, मुझे 4 रोटी का भूख लगा था, 4 रोटी मैंने खा लिया, फुल्ली सेटिस्फाई हो गए, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। यही है अधिकतम तृप्ति का बिंदु भी। तो ध्यान रखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंचने के बाद अपने उपभोग पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता, ना उपभोग को बढ़ाना चाहता है ना ही उपभोग को घटाना चाहता है। ठीक है, तो ये भी दूसरे अध्याय से ही संबंधित है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्युत्पन्न मांग यानी कि डिराइव्ड डिमांड। ये क्या होता है? डिराइव्ड डिमांड कहने का मतलब है आप किसी एक वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप किसी दूसरी वस्तु की मांग देश के अंदर में सृजित हो गया। किस चीज का बताते हैं आपको, देखो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिराइव्ड डिमांड, यानी कि वह मांग जो किसी अन्य वस्तु या सेवा की मांग के आधार पर उत्पन्न होती है। यानी कि यह मांग एक प्राथमिक वस्तु या सेवा के उत्पादन या फिर उपभोग की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। इसे हम अधीन मांग भी कहते हैं कि यह किसी अन्य वस्तु या सेवा की मांग के आधार पर जो वो डिपेंड करता है या फिर निर्भर करता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जो है ना ये डिजिटल पैनल की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, ये मान करके चलो डिजिटल पैनल की डिमांड कर रहे थे, हमने इसकी डिमांड करा है, लेकिन इसके डिमांड जैसे हमने किया, अब इसको जहां से मैंने खरीदा वहां से लाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सेवा यानी कि परिवहन सेवा। तो ये कहीं ना कहीं परिवहन सेवा को जन्म दिया, समझ पाए, यानी कि उसके डिमांड को क्रिएट किया। और ये जैसे ही आया फिर हमने बिजली की डिमांड शुरू कर दी कि मुझे इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसकी वजह से देख लो कितनी सारी चीजों की डिमांड सृजित हो रहा है ना। इसकी वजह से देखो स्टाइलस की डिमांड सृजित हो गई कि मुझे बस लिखने के लिए कुछ चाहिए, देखो अलग से तैयार है ये। तो यानी कि इस डिजिटल पैनल की वजह से कई सारी चीजों की डिमांड उत्पन्न होनी शुरू हो गई। इसे कहीं पर लगाना है, स्थापित करना है, क्लासरूम में लगाना है, और क्लासरूम हमारा भाड़ा पर है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि उस मकान को हमने डिमांड किया। बात समझ पाए? मतलब एक केवल वस्तु मांग करने से कई सारी वस्तुओं की मांग सृजित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमने एक्चुअल में तो मांग इसका किया था, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर में और भी चीजों की मांग इसकी वजह से सृजित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, अब ये देखते हैं मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। ये आपके राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से संबंधित है। देखिए, वास्तविक प्रवाह का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। सीधे तौर पर आप ऐसे ही कहिए, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो मुद्रा का भुगतान किया जाता है उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। उदाहरण देते हैं आपको, आप दुकान गए, कॉपी खरीदे, हाँ खरीद लिए, लेकिन दुकानदार को अपने पैसे दिए। अब यहां पर समझना, दुकानदार ने जब आपको कॉपी दिया मतलब ये वस्तु है, तो वास्तविक प्रवाह हुआ। ठीक है ना, दुकानदार और आपके बीच में कैसा प्रवाह हुआ? वास्तविक प्रवाह हुआ। लेकिन आपने उसके बदले में पैसे दिए दुकानदार को, ये मुद्रा गया ना दुकानदार के पास, तो ये है मौद्रिक प्रवाह। समझ आ गया बात खत्म? तो कह रहे हैं इसको मॉनेटरी फ्लो और ये रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह है ना और मौद्रिक प्रवाह। कह रहे हैं कि मौद्रिक प्रवाह में उत्पादक या फिर दुकानदार या फिर फर्म, जो भी बोल सकते हैं, एवं उपभोक्ता या फिर क्रेता या फिर ग्राहक के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है मुद्रा के द्वारा। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रवाह।
मौद्रिक प्रवाह मुद्रा के द्वारा हो रहा है ना, मैंने उल्टा बोल दिया। मौद्रिक प्रवाह में क्या हो रहा है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में वस्तु और सेवा का लेन देन हो रहा है, लेकिन मुद्रा के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए मौद्रिक प्रवाह। यहां पर देखिए वास्तविक प्रवाह में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, तो यह हो गया वास्तविक प्रवाह। दुकानदार से हमने कॉपी खरीदा, वास्तविक प्रवाह। दुकानदार को हमने पैसे दिए वस्तु के बदले में, तो मुद्रा दिया ना, तो मौद्रिक प्रवाह। हाँ देखो, मौद्रिक प्रवाह में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। किसी को बोलो कि काम के बदले में तुमको पैसा देंगे, तुरंत काम पर आ जाएंगे, लेकिन तुमको बोलो कि नहीं 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 नहीं, काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए कुछ सामान दे देंगे आपको, जल्दी हो सकता है ना भी आए। कुछ लोग आ भी सकते हैं, क्योंकि आज भी देश में गरीबी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो है वो आपसे सीधे तौर पर इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है पैसा सहज तरीके से हर जगह हर कोई स्वीकार कर लेता है। अब सोचो, जब व्यक्ति बेचारा, मान लो आपके यहाँ पर अभी काम किया, आपने पैसे नहीं दिए बल्कि कुछ अनाज दे दिया उसको, अब भगवान ना करे वो अगर कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर के पास आए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर को बोले कि सर मैंने यही अनाज कमाया है, ये अब अनाज मैं आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर कहे मूर्ख है क्या, ये अनाज क्यों लेकर के आए, ये मुझे नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति आजकल जानता है कि मुद्रा की शक्ति, मुद्रा की क्षमता क्या है असल में, ठीक है, क्योंकि मुद्रा हर जगह स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं भारतीय रुपए के, भारतीय करेंसी में हर एक जगह पर, हर एक नोट पर लिखा रहता है ना, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मौद्रिक प्रवाह में उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा, यानी कि आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तैयार होते हैं। कब, जब आपके पास मुद्रा होता है, तो मौद्रिक प्रवाह में उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन किसी को आप काम के बदले में अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तविक प्रवाह। तो वास्तविक प्रवाह में उत्पादन क्या होगा, छोटे पैमाने पर होगा, बहुत कम लोग आपके पास काम करने के लिए लगेंगे। समझ आया? चलिए आगे देखें। कह रहे हैं कि मौद्रिक प्रवाह में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या है, इस पर अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर को जरूर देख लेना, ठीक है ना। दोहरे संयोग का भाव है ना, वस्तु विभाजन का भाव है ना, वस्तु को हस्तांतरण करने का भाव, ये सब सारी समस्याएं वहां पर थी। लेकिन मौद्रिक प्रवाह है, यानी कि मुद्रा के जरिए सारा काम करना है, तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। पैसे लो काम हो गया, पैसे दो काम हो गया, ये सब सारी चीजें तो नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां नहीं आती है। लेकिन वास्तविक प्रवाह के अंदर आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ज्यादा किए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन आपको कितने लिखने हैं, सिर्फ 2। कितने अंक का सवाल पूछता है, 2 अंक का, ठीक है, इसलिए 2 अंक, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मैं एक्स्ट्रा आपको कहीं कहीं पर बता रहा हूं, तो आप उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि काश अगर 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में, तो इसलिए कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा, तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप किन्हीं एक पॉइंट्स को आसानी से नोट करके रख सकते हैं। कह रहे कि मौद्रिक प्रवाह में समय कम लगता है। सही बात है, पैसा दूसरे जगह भेजना है ना, तुरंत 3 सेकंड में दूसरे के मोबाइल में मैसेज चला जाता है, भैया आपके खाते में पैसा जमा हो गया। लेकिन कोई सामान दूसरे यहाँ भेजना है, दूसरे जगह में भेजना है, तो समय ज्यादा लगता है। तो वास्तविक प्रवाह में समय ज्यादा लगता है, मौद्रिक प्रवाह में समय कम लगता है। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन अलग है। कह रहे हैं कि आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि देश का जो पैसा है वो चक्कर काटता है, सभी क्षेत्रों के बीच में पैसा घूमते रहता है। उपभोक्ता जिसे आप परिवार कहते हैं, इसी प्रकार से फर्म, सरकार और शेष विश्व, पूरे क्षेत्रों के बीच में पैसा दन दन घूमते रहता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, खास क्या चक्रीय प्रवाह। लेकिन कह रहा है कि क्यों कहते हैं। देखो भैया, देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, तो सभी लोगों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संबंध बन गया जिसे हम इंटर रिलेशनशिप बोलेंगे, यानी कि ये इंटरनली रिलेटेड है एक दूसरे से। हम पैसा खर्च किए, दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार ने खर्च किया, फिर अगले किसी व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने खर्चा किया, फिर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। तो इस प्रकार से पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में घूमते रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि पैसा चक्कर काट रहा है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों की आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों के बीच
इस आंतरिक संबंध या फिर आंतरिक निर्भरता को दिखाने वाले रास्ते को ही आय या फिर उत्पादन का सक्रिय प्रवाह या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, सबके बीच में पैसा आने की घूमते रहता है। आपकी जरूरत पूरा हुआ, पैसा निकल जाएगा, दूसरे के पास चले जाएंगे, है ना। नोटों पर क्या होता है, गांधी जी होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं भैया जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा हम दूसरे की काम बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। नोटों की कहानी यही है, उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी फिर हम अगले की जरूरत देखेंगे। तो गांधी जी देखिए कितने सबसे वचन बोल रहे हैं भाई कि सबकी जो है मदद करनी है। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या है, कह रहे हैं कि सम विच्छेद बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो सम विच्छेद बिंदु का मतलब होता है जब, समझ लो, कोई भी फर्म यानी कि किसी भी फर्म का सम विच्छेद बिंदु तब होता है जब कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू जिसे हम टीआर कहते हैं और कुल लागत जिसे हम टीसी कहते हैं, ये दोनों बराबर हो गया है। यानी कि जितना कुल खर्चा हुआ था वस्तु को बनाने में उतना ही कुल कमाई हुआ, एक्स्ट्रा कमाई नहीं हुई। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट छुपा हुआ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई कमाई नहीं हुई है। तो टीआर इक्वल टू टीसी है और इस जगह पर आपकी जो लाभ है वो दिखेंगे शून्य। क्या दिखेगा, शून्य दिखेगा। इसे ही आप यहां पर कहेंगे सम विच्छेद बिंदु। तो कह रहे हैं किसी भी फर्म का सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होगा जब कुल लागत के बराबर हो। इस स्थिति में उत्पादक के लाभ तथा हानि दोनों शून्य होते हैं, मतलब ना ही प्रॉफिट दिख रहा है ना ही लॉस। क्यों, देखो लाभ का सूत्र क्या होता है, टीआर यानी कि कुल आगम, किसी कुल लागत। तो टीआर मान लीजिए 4000 रुपये है, कुल कमाई वस्तु कितना कमाया 4000 रुपये, और उन वस्तुओं को बनाने पर खर्चा भी कितना हुआ था 4000 रुपये। तो बताइए एक्स्ट्रा हुआ, कमाई नहीं हुआ, ना ही फायदा ना ही नुकसान, तो उसको कहेंगे शून्य लाभ। ठीक है ना, क्या हुआ, शून्य लाभ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। श्रेष्ठ मुद्रा कहने का मतलब ऐसी मुद्रा जिसको आसानी से हर जगह स्वीकार किया जा सके, तभी वो श्रेष्ठ बोलेंगे, है ना। तो श्रेष्ठ मुद्रा, एक श्रेष्ठ मुद्रा को सभी लोगों के द्वारा आसानी से स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि यह एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है। क्योंकि आप देखते हैं भारत के हर एक नोट पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है, जिसका मूल्य समाज में हर किसी को जितना समान रूप से मानना पड़ता है और समान रूप से उसका उपयोग भी कर सकता है। अब एक श्रेष्ठ मुद्रा का ये भी जो है गुण होता है, कह रहे कि इस प्रकार के विभाजन किए जाते हैं कि हम छोटे छोटे या फिर खुदरा रूप में भी उसे लेन देन कर सकते हैं। ये एक श्रेष्ठ मुद्रा की पहचान है। तो एक श्रेष्ठ मुद्रा, जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में अभी फिलहाल चल में आया था 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की घोषणा की गई, तो सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए और उसके बाद 2000 का नोट आ गया था देश के अंदर में। अब वो आसानी से लेन देन कर पा नहीं रहे थे देश के लोग, तो सरकार ने फिर से उसे वापस ले लिया। समझ पाए, तो श्रेष्ठ मुद्रा नहीं बन पाई देश के लिए। तो आप ऐसे समझ लो कि श्रेष्ठ मुद्रा को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि उसे विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी और बड़ी इकाइयों में आसानी से बांट सकते हैं और आसानी से बदला भी जा सकता है, लेन देन भी किया जा सकता है, जिसमें सिक्के आ जाएंगे और कई सारे नोट भी आ जाएंगे। लेकिन देखा 2000 का नोट हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से फिर वापस ले लिया गया। ठीक है ना। तो इस बात को आप समझेंगे कि वो मुद्रा जो आसानी से हर रोज कार्य करे और वो मुद्रा जिसमें कि हम व्यापार में लेन देन कर पा रहे हैं आसानी से, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ऐसे में समझना कि हम श्रेष्ठ मुद्रा की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा सवाल है, राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा कहने का मतलब होता है कि सरकार ने राजस्व प्राप्तियां कम किया है और सरकार की राजस्व खर्चे ज्यादा हो गए। राजस्व खर्च मतलब हॉस्पिटल, स्कूल व्यवस्था, जल की जो है वो व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की व्यवस्था, इन सब चीजों को करने पर सरकार के पैसे ज्यादा खर्च हो गए और सरकार की आमदनी कर राजस्व से कम हो पाया। समझ पाए। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि राजस्व आय की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता राजस्व घाटा कहलाता है। मतलब आप ऐसे कहेंगे राजस्व आय सरकार को कम हुए और राजस्व व्यय
ज्यादा हो गया, राजस्व व्यय ज्यादा हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप लिख देना, बस बात खत्म। चलिए आगे आते हैं। एक सवाल ये आ रहा है कि पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ति की लोच का मतलब होता है, जैसे मांग की लोच मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही। तो कह रहे हैं यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य में परिवर्तन के कारण पूर्ति में किस दर से या फिर किस गति से परिवर्तन होता है, इसको हम लोग मापते हैं, तो पूर्ति की लोच है। जैसे देखो पूर्ति की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कह रहे हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन आया, इसी को हम लोग पूर्ति की लोच कहेंगे। जैसे हमने कहा मान लीजिए कि 10% मूल्य बढ़ गया और मूल्य 10% बढ़ा है, लेकिन पूर्ति बढ़ गई 50%, क्योंकि आपको पता है मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, लेकिन मूल्य कितना बढ़ा है 10%, पूर्ति कितनी बढ़ गई 50%, यानी कि 5 गुना यहाँ पर देखा जाए पूर्ति बढ़ गई है। तो आप देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है 5 है। दैट इसको आप कह सकते हैं ईएस कितना आया, 1 से अधिक आया, मतलब इसको लोचदार क्या कहेंगे, लोचदार पूर्ति कहेंगे। लेकिन अगर 1 से कम आता है ये वैल्यू तो हम इसको बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। समझ आया, सापेक्षिक लोचदार पूर्ति भी इसी को कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब कह रहा है कि बाजार की 2 विशेषताएं बताइए संक्षेप में। तो सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब नोट कर लेना, मैंने बता दिया आपको। दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति हो जाए तो बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप। दूसरी क्या है, एक वस्तु का होना, क्योंकि जिस वस्तु का लेन देन किया जाएगा वो वस्तु एग्जिस्ट में होगा तभी ना, तो बाजार में वस्तु का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक वस्तु का होना बहुत जरूरी है और उसका एक निश्चित कीमत होना चाहिए जिस पर कि उसको आसानी से खरीद बिक्री किया जा सकेगा। तो क्रेता और विक्रेता दोनों होने चाहिए, वस्तु होना चाहिए, वस्तु का मूल्य भी फिक्स होना चाहिए, यहाँ पर निश्चित होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा भी एक निश्चित स्थान वगैरह की बात करते ही है, मैंने बिल्कुल सवाल के अनुसार जवाब दिया आपको। ये देखोगे बाजार संतुलन को, है ना, दिखाना है चित्र के द्वारा, तो ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम x y x को खींच लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मांग की रेखा खींचेंगे जो कि होता है ऋणात्मक ढाल वाला, इसको हमने लिख दिया dd, मांग की रेखा है ये। और पूर्ति की रेखा कैसा होता है, ये होता है ss। ये देखिए पूर्ति की रेखा चला गया ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पर दोनों जो है आपस में प्रतिच्छेद की ई है, मतलब यह है संतुलन का बिंदु, संतुलन का बिंदु। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मांग और पूर्ति कितनी हो रही है, ये देखो, क्योंकि मांग और पूर्ति कहाँ दिखाया जाता है, एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया एक्स अक्ष के ऊपर, ये मांग और पूर्ति कितनी है इसको लिख दीजिए क्यू से। तो मांग और पूर्ति कितना है ओ क्यू, और वस्तु का मूल्य कितना तय हो जाएगा वाई एक्स पर पी मूल्य। ठीक है, तो ओ पी जो है यही है दरअसल संतुलन मूल्य, समझ आया। और यहाँ पर ओ क्यू जो है उसको बोलेंगे हम लोग संतुलन मात्रा, और जो ई बिंदु है इसको बोलेंगे संतुलन का बिंदु। क्लियर। डी जो है उसको बोलेंगे मांग की रेखा। डी क्या है, डी इक्वल टू है मांग की रेखा। ठीक है ना, जो क्या बताएगा, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, क्या बताएगा, यह है पूर्ति की रेखा, पूर्ति की रेखा। ठीक है, अब ये क्या होता है, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, मूल्य घटने पर पूर्ति घट जाएगी। इस चीज को बताता है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना। फिर क्या है, सामयिक कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, तो जहां पर मांग की रेखा पूर्ति की रेखा आपस में मिल गया था, आप ऐसे बना दो इसको, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। यहां पर हमने ले लिया किसको, मान लीजिए मांग की रेखा डी है, पूर्ति की रेखा बना देते हैं ये एस एस, तो मांग की रेखा डी डी, पूर्ति की रेखा एस एस, दोनों प्रतिच्छेद यहां पर किया, तो इसलिए हम इसको यहां पर मांग की मात्रा तय कर दिए, पूर्ति की मात्रा तय हो गई, यहाँ पर मूल्य तय हो गया। तो संतुलन मूल्य कितना होगा OQ, संतुलन की मात्रा कितना होगा OQ। तो इस तरीके से ये जो मूल्य तय हुआ है यही तो है साम्य मूल्य। साम्य मतलब संतुलन मूल्य, साम्य मूल्य या फिर साम्य कीमत, जो भी आप नाम दे। तो देखो साम्य कीमत अथवा संतुलन कीमत
है ना, वहां पर तय होगा, है ना, जिस पर की वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि क्रेताओं और विक्रेताओं का खरीद बिक्री एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि सब डिमांड, है ना, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उसी स्थिति में मूल्य तय होता है, जिसको हम साम्य मूल्य कहते हैं, साम्य कीमत कहते हैं, कीमत लिख देते हैं। क्लियर है, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे अंग्रेजी में। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तुरंत करेंगे। कह रहे हैं कब एक फर्म है वो कीमत प्राप्त करता, यानी कि प्राइस टेकर होता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ऐसा होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि यहाँ पर फर्म अलग है जो सिर्फ वस्तु को बेचने का काम करेगा, और उद्योग वस्तु को उत्पादन करने का काम करेगा, है ना, वो कीमत भी तय करता है। तो उद्योग यहाँ पर कीमत तय करेगा, है ना, जैसे कि अभी आपने देखा था डिमांड एंड सप्लाई की रेखा से वो उद्योग तय कर रहा था, लेकिन फर्म उसी कीमत को स्वीकार कर लेता है। तो देखिए ये जो मांग की रेखा पूर्ति की रेखा से हम लोग बना रहे थे इस प्रकार से, ये असल में हमारा है उद्योग, ठीक है ना, तो उद्योग में कीमत तय हुआ है ये, और फर्म जो है ना उसी कीमत को स्वीकार कर लेता है, समझ आया, तो उसने कोई अलग कीमत नहीं तय किया। तो यहाँ पर ये होता है बस आपको करना है, और ये होता है आपका क्या, उद्योग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उद्योग, समझ आया। तो मांग और पूर्ति की रेखा से यहाँ पर मूल्य तय कितना हुआ है, ओ से लेकर के पी, ओपी, मांग और पूर्ति की मात्रा कितना है, ओ क्यू। ये अनुपनायन सप्लाई कर बेच सकता है जितनी मर्जी, लेकिन उसी कीमत पर बेचना होगा जिस मूल्य पर इसने कहा है, यानी कि उद्योग ने कहा है। तो यहाँ पर ये जो फर्म है ये प्राइस टेकर, क्या है ये, प्राइस टेकर है। कहेंगे किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं तथा फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म द्वारा पूर्ति में कमी की जाने पर या वृद्धि की जाने पर बाजार में कुल पूर्ति पर बहुत कम असर दिखेगा, कम प्रभाव दिखेगा, तथा कोई भी अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। बातें तो बिल्कुल तय है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं इसमें, और कोई भी विक्रेता एक कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, कीमत स्वीकारक होता है कौन, फर्म। फर्म यहाँ पर होता है कीमत स्वीकारक यानी कि प्राइस टेकर, और उद्योग होता है प्राइस मेकर यानी कि कीमत को निर्धारित करने वाला ये है, और कीमत को स्वीकार करने वाला ये है। ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है मालिक, हम उसी पर बेच देंगे आपका सामान, और ये कीमत को तय करेगा। सही है, चल आगे देखो, कह रहे कि एकाधिकार की दो विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करिए। दो विशेषताएं बताना है। एकाधिकार बाजार में होता क्या है, कोई एक ऐसा फर्म जो कि वस्तु का मालिक पूर्ण तरीके से बन चुका है, यानी कि उस तरह का सामान कोई अन्य फर्म बनाती ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे कि केवल केवल यहाँ पर एक विक्रेता है, केवल और केवल सिंगल सेलर, ठीक है ना। तो एक विक्रेता है यहाँ पर पूरे बाजार में, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, केवल और केवल एक विक्रेता। दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पर नजदीकी स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है, यानी कि एकाधिकार बाजार के अंदर ऐसी वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है जो वस्तु अनोखा है, अनोखा मतलब यूनिक है। वैसी वस्तुएं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर आकर के लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, अनोखा उत्पाद कहते हैं। और ऐसे में आप सोच कर देखिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो सामान ये बनाता है उसका कोई नजदीकी स्थान पर नहीं है, आपको यहीं पर लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बन जाएगी। ऐसी स्थिति में ये अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक कीमत तय करता है, और इसीलिए ये कई बार कीमत विभेद की नीति अपनाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कीमत विभेद की नीति क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूली करना इसका ही काम है, एकाधिकार का ही। तो एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा मांग वक्र चित्रित करें जिसकी कीमत मांग की लोच ईडी इक्वल टू 1 हो। तो ईडी इक्वल टू 1 बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ठहर करके काम कर रहे होंगे। ये देखो एक्स अक्ष खींच लिया, वाई अक्ष खींच लिया, आप यहाँ पर ओरिजिन दे दिए, ये मांग की रेखा दिखाएंगे इधर, सॉरी मांग की मात्रा इधर लिखेंगे, और वस्तु का मूल्य हम लोग
इधर दिखाएंगे। अब सोचिए यहाँ पर पहले मांग की रेखा कैसा होता है, बिल्कुल इस प्रकार से। लेकिन हम इसको पहले नहीं खींचेंगे इस बार, पहले हम यहाँ पर मूल्य को तय कर देते हैं, इतना मांग की मात्रा है इतना। अब हम यहाँ पर कहते हैं बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, लेकिन मूल्य जितना बढ़ा है उतना ही मांग घटेगा, ठीक है, उतना ही मांग घटा। तो आप यहाँ पर दोनों बिंदु को मिलाते हुए मांग की रेखा तैयार कर दीजिए, ये डी मांग की रेखा है। पहले मूल्य कौन सा है, ओ से लेकर कितनी, मांग की मात्रा कितनी थी, ओ क्यू। जैसे ही मूल्य बढ़ा है ना, तो मांग की मात्रा क्या हुआ, घटा। लेकिन मूल्य कितना बढ़ा है, मान लीजिए 50% बढ़ा है, तो मांग की मात्रा भी कितना घटेगा, 50%। अगर ये 20% तो ये 20%, ये 40% तो ये 40%। ऐसे में ही क्या है कि ऐसा मांग वक्र चित्रित करके जिसकी कीमत मांग की लोच कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका एडी इक्वल टू कितना होगा, 1। क्यों होगा, यहाँ पर देखेंगे एडी इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन क्या, डेल्टा पी परसेंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डेल्टा क्यू परसेंट हमने लिया है कितना, 50, और डेल्टा पी परसेंट भी हमने लिया है 50। कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, ई बराबर आ गया है 1। ई बराबर 1 का मतलब ही तो है सम लोचदार बोलते हैं, इकाई लोचदार इसको बोलते हैं, तो सम लोचदार हो गया। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने लेना है यहाँ पे, एक क्वेश्चन कि आखिर बजट रेखा होता क्या है, परिभाषित कीजिए। तो बजट लाइन कहने का मतलब है कंज्यूमर के पास इतना इनकम है कि उसी से वो 2 वस्तु खरीदना चाहता है। किसी वस्तु की मात्रा कम लेगा, किसी वस्तु की मात्रा ज्यादा लेगा, ये अलग बात है, लेकिन 2 ही वस्तु लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बजट रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को दिखलाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आमदनी से और 2 वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। इन सभी की खरीदारी करने पर कितना खर्चा होता है, उपभोक्ता के पास पैसा है, इनकम है। तो बजट रेखा का समीकरण आप ध्यान रखेंगे, Px इंटू Qx। तो देखो कोई वस्तु 5 रुपए की है, ठीक है, 5 रुपए की, और आपने 1 इकाई खरीदा, तो खर्चा कितना होगा, 5 रुपए। अगर 5 रुपए की 2 इकाई खरीदा, खर्चा कितना होगा, 10 रुपए। यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी खर्चा नहीं करता। तो x वस्तु पर किया गया खर्च अगर निकालना हो तो Px इंटू Qx करना है। लेकिन इसी तरीके से कि 2 वस्तु खरीदारी हो रहा है, तो वहां पर मान लो y वस्तु का मूल्य है और उस समय कुछ ना कुछ y वस्तु की मात्रा भी खरीद रहा होगा, तो इस पर खर्चा यानी कि y वस्तु पर किया गया खर्च ये है, x वस्तु पर किया गया खर्च ये है, और दोनों खर्चों को मिला देंगे तो कितने के बराबर खर्च होगा, उपभोक्ता के आमदनी के बराबर, यानी कि मनी इनकम के बराबर। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर ये तो सूत्र समझ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समीकरण लिखना है, ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए, तो सारी बातें हमने आपको बता दिया है किस किस तरीके से आपको एक एक काम करने हैं। पूरे आंसर राइटिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको काम करने हैं, ज्यादा कुछ इसमें जो है वो और उल्लेख नहीं करना है। ठीक है, जिस तरीके से और जितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं उस दायरे में रह करके काम करना है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और बाकी से जितने भी सवाल बचे हुए हैं उन सारे सवालों को, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। चैट सेक्शन के अंदर बताना आंसर राइटिंग कैसा लगा, मैंने पूरी डिटेल में आपको सारी बातें बताई है। आज रखिए, आज भी इतना ही। जय हिंद।